हैं कि दोनों का काफ़ी रिलेशन है. मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, नो नॉलेज. सो लेट अस ट्राई टू नाउ रिकैप. क्या क्या हमने पढ़ा था, एक छोटा सा रिकैप. क्या क्या पढ़ा था, व्हाट वी हैव गॉन थ्रू सो फार. पॉलिसीज़ पढ़ा है, पाकिस्तान का लार्जली अभी तक पढ़ा है विज ऑफ इंडिया. उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ा था, ब्रिंकमैन, फाइन, ये पढ़ा था. और पाइवट स्टेट है वो, और straight, we have seen fault line as well. So why we have gone through all these things, because all these things will help we to understand more about the Pakistan, and accordingly we can write it in answer. Fine. कुछ चीज़ें इसमें ऐसे भी होंगी जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होंगी, बट अगेन यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आपको एक वाइडर इंफॉर्मेशन होना चाहिए. एग्जाम में अभी रॉट लर्निंग वाली बात नहीं है, दे आर आस्किंग फॉर द मोर एंड मोर डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू द डिटेल. फाइन. सो नाउ पिकिंग टू द थ्रेड, we will discuss the timeline now from 1947 up to 2021. Fine. A quick recap we will do, and then we will start with the various issues including the Kashmir and all. Fine. So let us try to understand कि हमारे, and that is the larger purpose कि हम बस timeline पाकिस्तान के साथ ही largely share करते हैं, because हमारा सबसे ज़्यादा issues पाकिस्तान के साथ ही है, and that's why actually we start with Pakistan, studying of the Pakistan. Fine. Otherwise नहीं तो हम लोग शुरू जो करते हैं, so we substitute with the Bhutan, and then clockwise आते आते पाकिस्तान. बट पाकिस्तान के साथ रिलेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड विथ. फाइन. चलिए. सो वी ऑल नो दैट इंडिया एंड पाकिस्तान को कब मिला था, 1947 में. कब एग्जैक्टली डेट पाकिस्तान का, 14. और कौन सा एक्ट था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्ट, आज़ादी एक्ट. अपने से बना दिया. हाँ, 1947. फाइन. उसमें ये कह गया कि चलो दोनों डोमिनियन स्टेटस होंगे और फिर अपने से डिसाइड कर सकेंगे क्या होगा. फाइन. वहाँ से हम लोग पिक करते हैं थ्रेड, बिकॉज दैट इज़ द लार्जली पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. फाइन. सो 1947-48 में जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है, हमारे ऊपर पहला अटैक होता है कहाँ पे, कश्मीर में. फाइन. वी विल डिस्कस इन डिटेल कि व्हाट हैपेंड इन द कश्मीर, बट एज ऑफ नाउ हमें ये बस देखना है कि कश्मीर में अटैक हुआ था 1947. 1948 में ही पहला उन्होंने खुराफात और बदमाशी कर रखी थी. फाइन. चलिए. सॉरी, ये आज उल्टा पुल्टा हो रहा है क्या ये. हाँ, कहाँ गया ये, क्या भाग रहा है. सॉरी, ये क्या हो गया, कोई चेंज है क्या इंटरफेस में आज, तो प्लीज़ वेट. अब प्रॉपर खुला हुआ है. सॉरी, देयर वाज इंटरप्रेट थोड़ा सा. सो बेसिकली 1947-48 में हो गया था हमारा अटैक. क्या हुआ था उसमें, सो पाकिस्तानी रेगुलर सोल्जर्स मैस्करिंग एज ए कबलाई और द लोकल ट्राइब्समैन अटैक्ड इंडिया. उनका क्या पर्पस था, लार्जर पर्पस क्या था कि कश्मीर को हथिया लेना. दैट वाज देयर पर्पस ओनली. फाइन. और एक्चुअली इट वाज ए क्रिएशन ऑफ द माइंड ऑफ व्हाट, पाकिस्तानी आर्मी. और पाकिस्तान का क्यों क्रिएशन होगा, कैन यू रिकॉल ए क्विक, क्यों पाकिस्तान अधिकार करना चाहता है कश्मीर के ऊपर, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द टू नेशन थ्योरी, एंड दे कंसीडर कि सिंस इट्स ए मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, देन आवर, ये हमारा अपना अधिकार होगा, और यदि उस पे अधिकार, कश्मीर पे अधिकार हो गया, तो दे विल अल्टीमेटली क्या करेंगे, रूल करेंगे, क्योंकि उनको अप्रूवल मिल जाएगा. फाइनली. चलिए. सो इसी में हमारे यहाँ जो मैंने एक बीच में डिस्कस किया होगा अबाउट हुम, ब्रिगेडियर उस्मान. फाइन. सो ही इज नोन एज द लाइन ऑफ द नौशेरा. मैंने डिस्कस किया होगा ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में, एक क्लास में कहीं ना कहीं बताया होगा. नाम शायद मैंने उसको अब्दुल हामिद बोल दिया था, बट इट इज़ ब्रिगेडियर उस्मान, दैट इज़ द ट्रू नेम. अब्दुल हामिद इज ऑल्सो देयर, हम उसको आगे पढ़ेंगे. 65 में उनका रोल था. वाई एम सेइंग, वाई एम डिलिबरेटली पुटिंग हिज नेम, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है, दैट हेट्रेड अगेंस्ट ए सर्टेन कम्युनिटीज क्वाइट गेटिंग करेंसी. वी शुड बी नोइंग हु आर आवर हीरोज. सो ब्रिगेडियर उस्मान इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मिलिट्री पर्सन ऑफ द इंडिया.
और इसके बारे में खुद वहाँ के मिलिट्री जनरल्स, इंडिया के मिलिट्री जनरल्स ने कहा था कि यदि ये वीरगति को प्राप्त नहीं होते 1947-1948 में, तो ही माइट बी द वन ऑफ द इंडियाज आर्म फोर्सेज का जो लीडर होते हैं, दैट इज कॉल्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COS ये होते हैं. But at the very young age of 38, he sacrificed his life for the sake of the protection of the Kashmir plus India. Fine. So that is our hero, that is Brigadier Usman. Fine. चलिए. So इनको लाइन ऑफ नौसेरा भी कहा जाता है. So कहीं आ जाए कभी तो ध्यान रखना है. और 1948 में इनको ऑलमोस्ट इनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी शेलिंग के कारण डेथ हुई थी. फाइन. एक वहाँ से फायरिंग किए थे उन्होंने, और वो जो उसके रॉकेट के शार्पनर्स होते हैं वो इनको हिट किया था और इनकी वहीं पे डेथ हो गई थी. चलिए. सो 1949 में सिचुएशन ठीक हो जाती है एंड बोथ साइड साइन द सीज फायर एग्रीमेंट कॉल्ड कराची एग्रीमेंट. क्या नाम था इसका? कराची एग्रीमेंट. फाइन. इट क्रिएटेड द सीज फायर लाइन विच करस्पॉन्ड टू द प्रेजेंट डे ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल. जो LOC है बेसिकली वही है जो 1948 में एक्चुअली खत्म हो गई थी लड़ाई. 1949 में जो एक मीडिएशन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रोक बाय हुम, UNA बेसिकली. सो वो वाला जो लाइन है एक्चुअली वो LOC का आता है एंड वी विल कीप ऑन लर्निंग LOC कैसे कैसे इवॉल्व हुई है. फाइन. चलिए. However, this line is demarcated only till point NJ 9842. Fine. So we will study about the Kargil. We will study about the Siachen. Siachen में हम इस पॉइंट की खासियत का पता चलेगा. Why this point is important? एज ऑफ नौ अभी जान लीजिए जो डिमार्केशन हुआ है उसमें ये एक पॉइंट जो था जहाँ तक डिमार्केशन हुआ था, इसके बियॉन्ड क्यों नहीं हुआ था, वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द सियाचिन इशू. फाइन. चलिए. और उसके बारे में हम लोग निटिग्रिटीज जो हैं सियाचिन इशू दैट हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए. नाउ नेक्स्ट इज 1950 व्हेन नेहरू लियाकत पैक्ट वाज साइन. दिस पैक्ट एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड टू मेंटेन कम्युनल हार्मनी ऑन द बोथ साइड. फाइन. सो हमने बात करी थी क्या कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच राइट्स वगैरह ना हो, या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई ऐसे कम्युनल बिटरनेस नहीं होना चाहिए. फाइन. नाउ 1960s में वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, अगेन दिस इज वन ऑफ द इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज द इंडस वाटर ट्रीटी. क्या नाम है? इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960s में डील हुई थी. हम इसके बारे में डिटेल में ही पढ़ेंगे सिंस इट्स इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे. एंड इट वाज ब्रोक बाय बेसिकली हुम? वर्ल्ड बैंक. सो इट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड. एंड एक कहा जाता है कि एक वहाँ के US के प्रेसिडेंट ने कहा था इट्स ओनली ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. फाइन. जो इतना अच्छा है ये साइन किया होता है, बट विल सी इट्स लूप होल एज वेल. एंड वाई इंडिया इज ट्राइंग टू रिपीटेडली रिपीट इट, एंड क्यों हम लोग करें कि इसको हमें रिविजिट करने की जरूरत है. फाइन. ऑल्सो 1960 में तो ये हो गया था. ट्राई टू रिकॉल 1962 में क्या हुआ था, क्विक रिकैप. वॉर किसके किसके बीच में हुआ था? इंडिया चाइना. पाकिस्तान कहाँ से? इंडिया चाइना. फाइन. सो इंडिया चाइना के बीच में 1962 में वॉर होती है और हम हारते हैं. इट इज़ फैक्ट एंड वी एक्सेप्ट इट एज वेल. बट इसको देखते हुए वो क्या करते हैं, इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं. दे कंसीडर्ड कि इंडिया की आर्मी काफ़ी वीक होगी, उतनी प्रिपेयर नहीं होगी, बिकॉज हमको बहुत कैजुअलिटी हुई थी. इंडियन आर्मी हैव फेस्ड ए लॉट ऑफ द कैजुअलिटी ड्यूरिंग 1962 वॉर. अकॉर्डिंगली पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जो एक अगेन एक आर्मी जनरल हुआ करता था, मोस्टली अयूब खान नाम है उसका. सो उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया. अंडर व्हाट? अंडर ऑपरेशन. क्या लिखा हुआ है? जिब्राल्टर. क्या नाम है इसका? सो कोई भी ऑपरेशन इस टाइप का होता है तो उसका नाम कुछ दिया जाता है. दे आर कॉल्ड इट ऑपरेशन जिब्राल्टर. फाइन. चलिए. एंड एक्चुअली इस प्लान का ओवरऑल ये था कि वो चाहते थे कि कश्मीर में कहीं ना कहीं करके वो थोड़ा सा इश्यूज, कुछ चीज़ों को इवोक कर दें ताकि कश्मीर की आम जनता रिबेलियन पे आ जाए, विद्रोह कर दे. और विद्रोह कर दी गई तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, UN चले जाएंगे या फिर कहीं से जाके कश्मीर को हथिया लेंगे. अल्टीमेट प्लान ऑफ द पाकिस्तान वाज नॉट टू अटैक इंडिया इन जनरल बट टू अटैक एंड ग्रैब कश्मीर फ्रॉम द, ठीक है ना, पाकिस्तान. एंड यहीं पे क्या होता है, हमें एक नया हीरो मिलता है, दैट इज, और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कश्मीर में जब अटैक करते हैं तो इंडियन आर्मी बुरी तरह उनको हराती है. बुरी तरह हराती है, इतनी हराती है कि यू कैन सी द फोटो ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज इनटू द लाहौर. फाइन. सो लाहौर तक हम लोग पहुंच गए थे, बट अगेन सीज फायर ब्रोक होता है. कहाँ पे, किसके बीच में होता है? बिटवीन पाकिस्तान इंडिया. और कौन थे इंडिया के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर? JP नहीं, JP तो कोई बने ही नहीं. सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री. फाइन. सो ताशकंद समझौता होता है वहीं पे, और जहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ा लीडर खो देते हैं. लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ समझौता कर लेते हैं. यू कैन हैव ए फोटो, हम दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे क्या क्या सिचुएशन थी वो भी यू कैन सी कि एटलीस्ट 1500 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी वाज वॉन बाय इंडिया इन 1965. एट द सेम टाइम
250 स्क्वायर मीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी वाज वॉन बाय द पाकिस्तान। तो दोनों तरफ से हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाल के छोड़ दिया हु वॉन। दोनों के अलग अलग नैरेटिव हैं, पाकिस्तान कॉल इट कि वो जीत गए, इंडिया वाले कहते हैं कि हम लोग जीते हैं, बट ऑन द फैक्ट मैटर ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि इंडिया वाले ही जीते थे, यहीं तो हम लोग लाहौर तक हमारी आर्म फोर्सेज नहीं जाती। फाइन, उस टाइम हमारे पास बहुत एक गोल्डन चांस था कि हम कश्मीर को अगेन फिर से हम लोग एक अनडिस्प्यूटेड एरिया बना देते, बट अगेन ताशकंद में होता है समझौता जहाँ पे हम लोग फिर से वी वॉन द बैटल ऑन द ग्राउंड बट वी लॉस्ट द बैटल ओवर द टेबल। ये इंडिया के बारे में कहा जाता है दोनों जगह पे। चलिए अगेन लाल बहादुर शास्त्री में फेमसली कहा था कि पाकिस्तान हैज एनी आइडियाज ऑफ एनेक्सिंग आवर टेरिटरीज, फोर्स विल मेट विद फोर्स। तो जनरली सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ था, ऐसा एक इमेज क्रिएट हो गई थी कि नेहरू के बाद जो शास्त्री हैं वो बहुत ही एक सॉफ्ट इमेज के हैं, ही वॉज नॉट ए पर्सन हु इज एबल ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऐसा इमेज बना हुआ था। ऑल्दो क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी थी, या फिर कहा जाए कि नेहरू का इमेज जो एक लार्जर देन लाइफ था, उसने कहीं ना कहीं लोगों को एक दे दिया कि अब नेहरू गया तो इंडिया का एक दुर्गति शुरू हो जाती है, इंडिया के खराब दिन आने वाले हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कहा जाता है कि जो एक रियल लीडरशिप की टेस्ट होती है वो क्राइसिस के टाइम में होती है, और लाल बहादुर शास्त्री वाज ओनली प्राइम मिनिस्टर फॉर ओनली 11 मंथ, और इन 11 मंथ में उन्होंने ऐसे काम कर दिए जिससे पूरा का पूरा सिचुएशन क्रिएट हो गया, बदल गया इंडिया का। एंड हमने वो भी सुना होगा दैट जय जवान जय किसान। तो दीज आर द कोट्स, दीज आर द इंस्पिरेशन गिवन बाय द लाल बहादुर शास्त्री इन हिज एबल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। सो फलजान खान, yes, लाल बहादुर शास्त्री was there, ठीक है ना, good that you are giving. Again we also had during this time a new hero 1965 में, जिसका नाम था क्या, अब्दुल हामिद। फाइन, क्या नाम था, अब्दुल हामिद। ये कुछ नहीं थे, एक जो तोपची होते ना, लैंसर्स टाइप के वो थे, और इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी टैंक, पैटर्न टैंक्स कहते हैं उसको, फाइन, उनको डिस्ट्रॉय किया था। 3 तो इन्होंने किया ऑन रिकॉर्ड जो दिखा है। और उस टाइम का जो कमांडिंग ऑफिसर था, आई हैव सीन ये वाला डॉक्यूमेंट्री एज वेल, अब्दुल हामिद की जो ब्रेवरी है उसके बारे में। सो उसके कमांडिंग ऑफिसर तक को उसने मार दिया था। ऑल्दो जो टैंक कमांडिंग ऑफिसर कमांड कर रहा था वो छोड़ के भाग गया था, वो मरा नहीं था, लेकिन उसके गोले से अब्दुल हामिद की वहीं पे उनको वीरगति की प्राप्ति हो गई थी। फाइन, बट ही इज नोन एज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट पर्सन ऑफ दैट टाइम, और इनके ब्रेवरी को सबने कमेंट किया था, बहुत पाकिस्तानियों ने भी कमेंट किया था, और इंडियन ने तो खैर किया ही था। और इनको एक कहते हैं ना परमवीर चक्र, मोस्ट प्रोबेबली इनको परमवीर चक्र भी मिला हुआ था। अगेन ही इज ए हीरो। 97 देख लीजिए, 97 पैटर्न टंक्स को ही डिस्ट्रॉयड सिंगल हैंडेडली। फाइन, और लास्ट के 3 जो उन्होंने किया जिससे जिनको ही वाज किल्ड इन एक्शन, वो तो फिनोमिनल था। सो वहां पे इतने टैंक डिस्ट्रॉय हो गए थे कि उस जगह का नाम ही क्या रख दिया, पैटर्न नगर रख दिया इंडिया वालों ने। और अभी आप कहीं जाइए कैंटोनमेंट बोर्ड में तो यू विल सी ए लॉट ऑफ द पाकिस्तानी टैंक, वो सारे टैंक इसी टाइम के थे जब उन्होंने लोग सीज किया था, कब, 1965 में, जहां पे वी गॉट ए न्यू हीरो दैट इज नोन एज द अब्दुल हामिद। फाइन, सो अगेन यू शुड बी नोइंग कि आपके हीरोज कौन कौन से हैं आपके पूरे इंडिया के। फाइन, सो ही इज वन ऑफ द स्टालवर्ट। अगेन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट मैं डिलिबरेटली डाल रहा हूँ कि यू शुड बी नोइंग कि दीज आर द अनटोल्ड अनसंग हीरोज ऑफ द इंडियन जर्नी जो भी अभी तक हुई है। फाइन, चलिए सो अब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग करते हैं ताशकंद एग्रीमेंट, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी कंसेशंस दे दिए पाकिस्तान को। और ताशकंद एग्रीमेंट वाज अगेन ब्रोकर्ड बाय हुम, यूएसएसआर। फाइन, देन रशिया। सो यूएसएसआर के इसलिए ताशकंद में हुआ था, और ताशकंद में हम लोगों ने मिल बांट के किया। और अगेन कहा जाता है ताशकंद में ही इसलिए क्यों हुआ था, बिकॉज यूएसए वाज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टेड। ट्राई टू रिकॉल, इट वाज ए कोल्ड वॉर का टाइम, कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसए भी काफी इंटरेस्टेड थी ये चीजें सॉल्व करने के लिए, और यूएसएसआर भी थी। फाइनली यूएसएसआर को अपर हैंड दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट आवर वन ऑफ द स्टॉलवर्ड ऑफ आवर इंडिया, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री, और वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। अगेन से क्वाइट कंट्रोवर्शियल कि उनकी डेथ कैसे हुई है। सो देयर आर लॉट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री, एक किताब भी आ रही है इनके ऊपर कि अनुज धर की किताब आ रही है। आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टू रीड दैट बुक, बिकॉज अगेन इट शोज कि कैसे कैसे हमारे यहाँ सिचुएशंस बदली थी। हिज डेथ वाज क्वाइट अननेचुरल एज वेल, जो उनकी डेथ हुई थी उसके सर्कमस्टांसेस काफी सस्पिशियस हैं। फाइन, सो दैट्स वाई कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ फॉल प्ले हुआ था, बट अगेन इट इज अगेन ए मैटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है। फाइनली कुछ ज्यादा नहीं है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ताशकंद एग्रीमेंट के क्या निटी-ग्रिटीज थे। So the Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that all armed personnel of the two countries shall be withdrawn not later than the 25th February of 1966 to the position they held prior to 5th August of 1965. Fine. ये उसका largely था, and both sides shall observe the ceasefire terms on the ceasefire line.
जो हमने पढ़ा था दैट सीज फायर लाइन। सो हम जीत के भी क्या कर रहे हैं, बार बार पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी लेने दे रहे हैं, फाइन। सो वी हैव सीन 3 टाइम हमने ऐसा हुआ जब हमने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर तक पेनिट्रेट कर दिया, अब अगेन हम रिट्रीट कर जाते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हम लोग हमेशा जीतते हैं वॉर बट हार जाते हैं कहाँ पे, टेबल पे हार जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गुड डिप्लोमेट्स, वी आर डोंट हैव द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर से, फाइन। चलिए, सो 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हो जाता है। चलिए, उसके बाद क्या होता है, दैट 1971 दैट वी, अभी हम लोग ने बहुत बार पढ़ लिया इसके बारे में, तो आई विल स्किप। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश, फाइन। उसके बाद कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था, हर एक वार के बाद कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन होता है, फाइन। सो पहला कौन सा हुआ था 1948 के बाद, कश्मीर के बाद, कहाँ है इंडस रिवर, कोई फायदा नहीं, पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो क्या। सो पढ़ते जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, प्रवचन सुन के भूल जाना है। ट्राई टू रिकॉल, दे कैन आस्क यू फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर, ऑल्दो इट वाज नॉट ए वॉर बट कहा जाता है वॉर ही है, फाइन। सो इट इज कराची। सेकेंड इंडियो पाकिस्तान लड़ाई, कौन सा एग्रीमेंट, यहाँ कहाँ आ रहा है इंडस, 1965 दैट इज ताशकंद। थर्ड 1971, तो कौन सा एग्रीमेंट होगा, शिमला एग्रीमेंट, फाइन। सो थिंक लिखिए, जो लार्ज 3 है उसका डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट इज 1948, 1962 और 1971, फाइन। सो दिस लेड टू व्हाट, कौन सा एग्रीमेंट, कराची। दिस ताशकंद, मेरी स्पेलिंग थोड़ा ऊपर उच्चारण, और दिस अभी क्लियर है, फाइन। 3 बार लड़ाई हुई, तीनों के ये है, और करगिल के बाद भी हुई है, लेकिन करगिल के बाद कुछ एज सच एग्रीमेंट नहीं हुआ, बिकॉज करगिल इज अगेन कंसिडर्ड एज ए नॉट वॉर बट ए स्क्रिमिश, फाइन, छोटी मोटी झड़प मानी जाती है, बट अगेन वो हमारे लिए वॉर ही था, क्योंकि जो उसकी ग्रेविटी थी वो वॉर की इतनी थी, फाइन। चलिए, तो 71 में बांग्लादेश का क्रिएशन हो जाता है, एंड हम करते हैं क्या, शिमला एग्रीमेंट बिटवीन द अगेन द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड द देन प्रेसिडेंट ऑफ द होम, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ होम पाकिस्तान, फाइन। सो इसमें क्या होता है कि साइनिंग द शिमला एग्रीमेंट, द अग्रीमेंट इंश्योर्ड द रिपेट्रिएशन ऑफ द पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर। कितने थे, ट्राई टू रिकॉल द नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 93,000, कितने थे, 93,000, कहीं लिखा भी होगा। सो यहाँ पे कम लिखा हुआ है, देयर आर 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स दैट बीन मेड प्रिजनर ऑफ वॉर, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया, फाइन। चलिए, India also vacated the territories it has captured from the Pakistan on the western front, and the ceasefire line became the line of control again, fine. So हमने क्या किया था 1971 में, वेस्टर्न पार्ट को भी काफी जीत लिया था, बट अगेन हमने उनको कंसेशन दे दिया। डू यू थिंक इट वाज गुड और बैड, बैड था ना, इवन आई डोंट नो व्हाई वी हैव गिवन द कंसेशन। तो मुझे जो जहां तक समझ में आता है, यस राकेश कुमार इज कराची 93 एजेंट, यस राकेश, ठीक है ना। जिसको नहीं पता वो पढ़ेगा, ऐसा बोल नहीं, जिसको पूरा हिस्ट्री आता है वो आपको, ठीक है, जो भी हैं पता नहीं किस एग्रीमेंट में बोल रहे हैं। सो हम लोग कहाँ थे, दैट इज द ऑन द शिमला एग्रीमेंट, जहाँ पे हमने क्या किया, उनको काफ़ी कंसेशंस दे दिया, फाइन। कंसेशन देने से अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि वाज दिस गुड और वाज दिस बैड, व्हाई बैड एंड व्हाई गुड। जो ऑनलाइन है उनके लिए भी ये क्वेश्चन है कि वी हैव ऑलमोस्ट वॉर थ्री टाइम्स वॉन द वॉर विद द पाकिस्तान, but we have given concession to them each and every time. What is the reason, and it is good or bad? What you think as a diplomat, बताइए reason, there should be reason, there should be some logic. Exactly, this is the point that हमने कहा था कि there is no free lunch का concept in the international relation, there should be some quid pro quo. हमने पहली बार उनको, चलो कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत बार इशू नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया, कराची एग्रीमेंट में बहुत, बट 62 में तो हम लोग अंदर कराची तक चले गए थे, स्टिल वी हैव गिवन देम लेवरेज,
फाइन, लाहौर तक कर, सॉरी लाहौर तक चले गए थे 1971 में भी। हाँ हिंदी में भी बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1971 में भी हम लोग काफी दूर चले गए थे, हमने तो बांग्लादेश बना दिया, और बांग्लादेश बना के भी हमने बांग्लादेशियों से कुछ नहीं मांगा। इवन कि पाकिस्तान में हमने कराची वराची सबको अपना ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था 1971 में, लेकिन हमने कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा, इसका ये एक रीजन हो सकता है कि एक तो हम लोग बहुत बड़े बेवकूफ थे, वी बीन नेव, फाइन। दूसरा, हमने डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज उतनी तगड़ी नहीं थी, या फिर हमने कभी भी बियॉन्ड द कश्मीर इशू नहीं देखा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया अपनी इमेज के बारे में काफी कंसियस रही होगी कि पूरे वर्ल्ड में जो एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की इमेज बनी हुई है इंडिया की, वो खत्म ना हो जाए। वो खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, इंडिया भी रोग स्टेट कहला दिया जाएगा। इसलिए भी माना जाता है कि शायद हमने कहीं ना कहीं गलतियां करी हैं, जिसका भी हमें खामियाजा भुगतने में। बांग्लादेश आपने क्रिएट कर दिया, आपको क्या मिला उससे? नथिंग। सो आपने बस एक काम किया कि पाकिस्तान को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, उसके अलावा यू हैव गेन नथिंग आउट ऑफ दैट, फाइन। उल्टा सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, तो इसको बांग्लादेश को हो गया, और पाकिस्तान को एक रीजन मिल गया इंडिया के ऊपर बार बार अटैक करने का, क्योंकि उनकी आर्मी को काफी नुकसान हुआ था, और उनकी आर्मी ने एक कहते हैं ना ग्रज पाल लिया इंडिया के अगेंस्ट कि वी विल गिव देम 1000 कट्स, बिकॉज 3 वॉर में उनको पता चल गया कि दे कांट विन ए वॉर अगेंस्ट द इंडिया, फाइन। सो उन्होंने क्या किया, इंडिया को बार बार कट करने का। ठीक है फैजान, मैं हिंदी में बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में बोलता रहूंगा, प्लीज रिमाइंड मुझे कराते रहना, दिक्कत नहीं है उसका, मुझे हिंदी आती है। सो कहीं ना कहीं हमने गलतियां करी हैं, फाइन, और इसका खामियाजा हमें अभी तक भुगतने को मिल रहा है, एंड वी विल कीप ऑन रीडिंग कि इसका क्या क्या नुकसान हुआ है। एटलीस्ट बांग्लादेश से तो कुछ कर लेते, बांग्लादेश के टाइम में था क्लियर विक्ट्री थी, क्लियर जीत थी, क्योंकि ये आपके उनके 93,000 सैनिक आपके पास थे, आपने उन सारे सैनिकों को जाने दिया। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जिसको बांग्लादेश को भी हमने रिटर्न किया, और जो हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब कभी कभी होते हैं, या फिर बांग्लादेश में भी इंडिया के अगेंस्ट जो सेंटीमेंट है, उसका रीजन कहीं ना कहीं है कि जो हमने रिपैट्रिएशन किया था, जहां पे हमने 93,000 सैनिक भेजे थे पाकिस्तान के, उनमें से कुछ सैनिक उन्होंने बांग्लादेश को भेज दिए, बिकॉज वो बांग्लादेशी थे ओरिजिनली, फाइन। और वो उनके मन में पाकिस्तान के लिए काफी एफिलिएशन था, बिकॉज वो ओरिजिनली पाकिस्तानी आर्मी से थे। तो बाद में वो क्या बने, जनरल्स बने हैं, बाद में वो ब्रिगेडियर्स बने हैं, बाद में वो पाकिस्तान के लीडर्स भी बने हैं, फाइन। सो उनका कहीं ना कहीं ग्रज जो था इंडिया के अगेंस्ट था, बिकॉज इनका क्या होता है, आइडियोलॉजिकल वॉशिंग होती है, ब्रेन वॉशिंग होती है इनकी। सो इसलिए बांग्लादेश में देखिएगा हमेशा 2 पार्टी होती है, दैट इज बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड खालिदा जिया की पार्टी होती है जो है, एंड दूसरी है जो अपनी शेख हसीना की पार्टी है, फाइन, अवामी लीग। सो अवामी लीग के साथ हमेशा रिलेशन अच्छे होते हैं, जो बीएनपी है उसका, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी का स्टाम्प है, इसलिए उसके साथ हमारे रिलेशन खराब होते हैं। सिर्फ नेहरू जी की गलती नहीं थी, बहुत लोगों ने गलतियां करी हैं, इट्स नॉट हैव टू ऑलवेज ब्लेम नेहरू जी, ठीक है, गलतियां हुई हैं, बट वी विल सी कि क्या क्या गलती हुई है, ठीक है राकेश, चलिए फाइन। चलिए उसके बाद क्या होता है, 1978-79 में पाकिस्तान को जब लग गया कि उन्होंने 3 वॉर लगातार इंडिया से हार गए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उनको लगने लगा कि अब पॉसिबल नहीं है इंडिया को डायरेक्टली कन्वेंशनल वॉर में हराना, फाइन। सो यदि कन्वेंशनल वॉर में डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकते, तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू गिव यू इंडिया 1000 कट्स, और इसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, हमें पाकिस्तान एक पॉलिसी अडॉप्ट कर देती है, जिसके कारण वो क्या कहती है, इंसर्जेंसी को या टेररिज्म को बढ़ाना शुरू कर देती है, कहाँ पे, कश्मीर में। और ट्राई टू रिकॉल कि पंजाब और कश्मीर में जो सिचुएशन खराब हुई है उसके बाद ही होनी शुरू हुई है, फाइन। पंजाब में खालिस्तान की मांग बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज इट वाज ए बेसिकली ब्रेन चाइल्ड ऑफ आईएसआई। प्लस कश्मीर में जो एक रिलीजियस इंसर्जेंसी होती है, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस होता है, कहीं ना कहीं उसका सारा का सारा रिलेशन किसके ऊपर जाता है, पाकिस्तान के ऊपर, जिसको वो क्या कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर, क्या कहते हैं, proxy war. They don't come directly, they don't fight a direct war with India because there are consequences, they have seen the consequences, now they are indirectly fighting their wars. वो कुछ लोगों को ट्रेन करते हैं, उन्हीं के आर्मी के लोग होते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको इंडिया भेज देते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है तुम कुछ ना कुछ करते रहो, उसका नुकसान अभी भी इंडिया को होते रहा है। हमने उस टाइम ही कुछ कहते हैं ना, दैट इज द कैंसर, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द कैंसर, काट के फेंक दो उसको। सो व्हाट वी थिंक कि पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो बेसिकली कैंसर हैं, उनको खत्म कर दो, उनको खत्म कर दोगे तो ये सब इश्यूज ही नहीं आएगी, एंड दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज में पीछे रही है। चलिए वो क्या कहते हैं, इंसर्जेंसीज को राइज करना शुरू करते हैं, और फाइनली 1984 में क्या होता है, ऑपरेशन मेघदूत होता है, दैट वी विल अगेन स्टडी ड्यूरिंग द सियाचिन वाला इशू। जब हम सियाचिन का इशू पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने कैसे सियाचिन जो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, उसकी काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है,
इसको उन्होंने हथियाने की कोशिश करी थी। उन्होंने, इंडिया ने फिर उनके अगेंस्ट काम किया था, जिसको नाम दिया गया क्या, ऑपरेशन मेघदूत। फाइन। ऑपरेशन गिब्राल्टर क्या था? व्हाट वाज द ऑपरेशन गिब्राल्टर? कोई ऑनलाइन बता सकता है? किसका था? पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर किया था। क्या था ना? अभी ये क्या है? ऑपरेशन मेघदूत, जो इंडिया ने अपने डिफेंस में किया है। कहां पे? सियाचिन में किया है। और जब हम लोग सियाचिन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द निटी-ग्रिटी ऑफ द ऑपरेशन जिब्राल्टर। फाइन। और उसके बाद लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं समझौता हो गया। 1984-5 में क्या होता है? मीटिंग बिटवीन जनरल जियाउल हक एंड द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी यील्डेड पॉजिटिव रिजल्ट, बोथ नेशन एग्रीड नॉट टू अटैक ईच अदर। तो राजीव गांधी के टाइम में पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने शुरू हो गए थे, बिकॉज पाकिस्तानियों को भी अब रियलाइज हो गया था कि कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं और हमारी भी कुछ दिक्कतें हैं। फाइन। तो राजीव गांधी का लार्जली ठीक था। प्लस राजीव गांधी की एक और क्रेडिबिलिटी जाती है कि राजीव गांधी ने अमेरिका के साथ रिलेशन काफी अच्छे कर लिए थे। सो यूएसए उस टाइम पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, तो यूएसए ने परसुएट किया पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन के लिए, और फाइनली हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक हो गए। फाइन। चलिए 1985 तक आ गए थे ना। अब आते हैं 1989 में, जब कश्मीर में एक्चुअली शुरू होता है इंसर्जेंसी, और वहीं से 7th एक्सोडस ऑफ द कश्मीरी पंडित, दोज हु वेर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कश्मीर, एक्चुअली जो वहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे, उनका कत्लो गारत होना शुरू होता है। बिकॉज अगेन कनेक्शन इज विद द पाकिस्तान। लोकल लोगों को उन्होंने, कुछ लोकल लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोकल लोगों को उन्होंने भड़काया और यहाँ पे एक रिलीजियस टिंज दे दिया। रिलीजियस टिंज के कारण क्या होता है? कश्मीर से 7th एक्सोडस ऑफ द कश्मीरी पीपल स्टार्ट हो जाता है 1989 में। फाइन। जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है और अभी भी कुछ कुछ आते रहेंगी। फाइन। चलिए 1993 में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है, दैट इज द मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, दाऊद इब्राहिम। फाइन। अगेन 1993 में भी क्या था कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों के द्वारा ट्रेन किए हुए थे कुछ लोग, जिनको सपोर्ट मिला था किसका? दाऊद इब्राहिम का। और दाऊद इब्राहिम के सपोर्ट के बाद क्या होता है? वहां पे बम ब्लास्ट होती है। और रीजन उन्होंने क्या दिया था? क्योंकि उससे पहले बाबरी मस्जिद का डिमोलेशन हुआ था 1990s में। फाइन। उसका इन्होंने कहीं ना कहीं बदला लिया, उसके कारण उन्होंने 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। फाइन। चलिए उसके बाद क्या होता है? 1994 बोथ हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट पासेस अ रेजोल्यूशन reaffirming India's position that state of Jammu and Kashmir is an integral part of India। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। फाइन। क्योंकि इसके कनेक्शन कहीं ना कहीं 371 का एब्रोगेशन जो है उसके साथ है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इससे पहले भी एक बार रीअफर्म कर दिया था, बट कहीं पे कुछ ऑफिशियल पोजीशन नहीं लिया था। फाइन। और यहाँ पे अब जाके 371 के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनली इसको खत्म कर दिया। अदरवाइज इट वाज ए रिजोल्यूशन ओनली अगेंस्ट द, कि हमारा जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कश्मीर इंडिया है। और जब हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पीओके की भी बात करते हैं, बिकॉज वी कंसीडर द पीओके पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कश्मीर। फाइन। चलिए फिर क्या होता है? 1998 में दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाते हैं। हमने पोखरण किया और उन्होंने भी एक टेस्ट किया, और क्योंकि हमने पहले किया था उनको एक मौका मिल गया टेस्ट करने का, उन्होंने भी कर लिया। 1999 में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है, दैट इज इन हिस्टोरिकल बस जर्नी। प्राइम मिनिस्टर का याद कीजिए, अटल बिहारी। आप लोग तो नहीं होंगे, आई वॉज एक्चुअली इन स्कूल उस टाइम, मुझे लगता है 8th या 9th में होऊंगा जब ये डील स्टिक हुआ था। फाइन। 1919 में ये जब अटल बिहारी गए थे कहाँ? पाकिस्तान। और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी, जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर। उन्होंने ये वाली बात यहीं पे करी थी। फाइन। सो इट वाज ए स्टेट्समैन वाली जो बात होती है यहाँ पे उन्होंने करी है। और फिर होता है जैसे ही वो आते हैं 1999 में क्या हो जाता है हमारे साथ? कारगिल। सो अगेन कारगिल वाज डन ड्यूरिंग दिस टाइम। और कारगिल के टाइम में हमें पता ही है क्या क्या इश्यूज हो गए थे। और कारगिल के टाइम में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हीरो नए मिलते हैं, दैट इज कैप्टन शेरशाह, जिसकी मूवी देखी होगी शायद आप लोगों ने, रिसेंटली नहीं देखी। सो इट इज मस्ट वॉच मूवी। इवन आई फाइंड, मैं बहुत कम मूवी रिकमेंड करता हूँ, बट इट इज वन ऑफ द मूवीज दैट आई जनरली रिकमेंड पीपल टू वॉच। सो वेरी अच्छे से बनाया भी उन्होंने। फाइन। सो 1999 में एक करगिल इनकर्जन होता है इंडिया के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने अगेन एक छोटे मोटे लेवल का फाइट होता है। इंडिया ने वहाँ पे भी उनको हराया, और फाइनली करगिल के बाद हमारे सिचुएशन बहुत डिटोरिएट हो गए थे। और उसके बाद जो होता है दैट इज शेरशाह। नहीं देखी है तो काइंडली वॉच। फाइन। और इसमें भी अपने वेद मलिक साहब जो अभी भी हैं, अभी भी ही इज अलाइव एंड ही इज वेरी एक्टिव एज वेल ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल। तो उन्होंने कहा था, हैड दिस किड रिटर्न फ्रॉम द करगिल ही वुड बी सिटिंग एट माई पोस्ट इन 15 years। So Ved Malik used to be the general of the army, that is GOC, और he was the army general of that time, जिसको कहते हैं COS, Chief of Army Staff। Fine। So ये इन्होंने कहा था। तो यू कैन सी कि कैप्टन विक्रम बत्रा की क्या एक इज्जत थी, या कैप्टन विक्रम बत्रा का क्या एक साहस था। फाइन। सो इट्स मस्ट वॉच मूवी, देखना चाहिए आप लोगों को भी। फाइन। चलिए
उसके बाद क्या होता है, 2001 में पाकिस्तान सपोर्टेड टेरर ग्रुप जैसे मोहम्मद अटैक्ड इंडियन पार्लियामेंट। क्या होता है, 1999 के बाद फिर से समझौता होता है हमारे और उनके बीच में, लेकिन 2001 में फिर से अटैक हो जाता है, और अटैक के बाद क्या होता है, हमारी रिलेशन ऑलमोस्ट खराब हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पे हमने शुरू कर दिया था ऑपरेशन पराक्रम। क्या किया था, ओ पराक्रम। सो व्हाट वाज ऑपरेशन पराक्रम, नो आइडिया? तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, व्हाट इज ऑपरेशन पराक्रम। सो बेसिकली ऑपरेशन पराक्रम क्या था कि इंडिया ने पाकिस्तान ने 1991 में अटैक कर दिया था, और इंडिया से को इससे काफी नुकसान भी हुआ था। वी हैव लॉस्ट ए लॉट ऑफ द आर्म पर्सनल, क्योंकि रीजन क्या था, करगिल का लोकेशन जो था वो लगा लीजिए ऐसे था, फाइन। ये हो गया करगिल का टॉप, फाइन, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी के लोग बैठे हुए हैं, पाक, फाइन, और यहां पे इंडियन आर्मी के लोग बैठे हुए थे नीचे वाले पोजीशन पे थे। तो जनरली ये होता था कि विंटर्स में, क्योंकि ये इन हॉस्पिटेबल कंडीशंस हो जाती थी, ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। अब अभी भी आप देखेंगे कि काफ़ी अभी भी एक दो वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे एक आर्मी का बंदा है, देखा, वो वहीं का कंडीशन, फाइन। सो हम लोग क्या कहते हैं, विंटर्स में सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती थी कि हम दोनों में एग्रीमेंट था कि विंटर्स में हम लोग छोड़ के ग्राउंड लेवल पर चले जाएंगे। तो पाकिस्तानी भी क्या करेंगे, इधर आके ग्राउंड पे आ जाएंगे, इंडियन वाले भी ग्राउंड पे आ जाएंगे, फाइन। सो ये तो ओरिजिनल कंडीशन था। इस टाइम मुशर्रफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उनका ये कहना था कि करगिल को यदि हम हथियार लेते हैं तो हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन हाइट मिल जाएगी, और फिर इंडिया वाले कभी भी हमसे कश्मीर जीत नहीं पाएंगे, बिकॉज करगिल को एक रोड कनेक्ट करती है जो कहीं ना कहीं लेह लद्दाख को भी कनेक्ट करती है, फाइन। सो इनका कहना था, और उन्होंने क्या किए, अपने आर्म पर्सनल्स को प्लस अपने नॉन प्रोफेशनल आदमियों को क्या किया, धीरे धीरे करके ऊपर उड़ना शुरू कर दिया, और सब जगह बंकर्स जो इंडिया के थे वहां पे अपने अपने आर्मी वाले भर दिए, फाइन। दैट वाज द कंडीशन। अभी इंडियंस को कुछ पता नहीं था, इंडियंस तो मजे में थे कि चलो ठंडी का टाइम है, गर्मी में फिर हम लोग वहां जाएंगे, फिर हम पेट्रोल करेंगे। बट यहाँ पे जाके क्या होता है कि यहाँ पे इंडिया लोगों को पता चलता है कि वहाँ के एक कम्युनिटी होती है कश्मीर की, बकरवाल कम्युनिटी, वो क्या बोलते हैं, बकरवाल कम्युनिटी। बकरवाल कम्युनिटी का काम है क्या करना, और वहाँ पे भेड़ बकरी या फिर याक वगैरह उनको चराना, फाइन। सो वो हाइट पे जाके चलाते हैं, क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन उस टाइम काफ़ी होती है। सो बर्फ जब मेल्ट होती है तो नए नए दूब घास आता है, उसको खिलाने उलाने के लिए वो लोग जाते हैं। तो उन लोगों ने देखा कि ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग यहाँ पे आ गए हैं। सो दे हैव गिवन इन्फॉर्मेशन टू इंडियन आर्म फोर्सेज जो बेस में बैठे हुए थे। तो इनका दिमाग चौंका, तो उन्होंने एक फर्स्ट पेट्रोलिंग पार्टी भेजी, कैप्टन कालिया नाम था शायद उनका, उनके नेतृत्व में, फाइन। सो कैप्टन कालिया जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, ये लोग पकड़ लेते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके शरीर को काट देते हैं, आँख वाँख सब निकाल देते हैं। सो उनकी एक म्यूटिलेटेड बॉडी फिर इंडिया वालों को वापस मिलती है कुछ दिनों के बाद। उसके बाद क्या होती है, इंडिया के हेलीकॉप्टर्स जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो वो जाके अगवाक रह जाते हैं। उनको ये पता चलता है कि हर एक पोस्ट पे पाकिस्तानियों का कब्जा हो चुका है कश्मीर के ऊपर। सो अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था टू फाइट ए वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान, और हम वहाँ पे करगिल का वार शुरू हो जाता है, फाइन। करगिल के वार पीछे यही बेसिक रीजन है। और उसके बाद की स्टोरी आपको पता है, दो मूवीज हैं, एक तो शेरशाह एंड LOC है, प्लस एक और मूवी है लक्ष्य। तो यू शुड बी वॉचिंग, यदि इंटरेस्ट है वॉर मूवीज पे, ये तीनों मूवी ठीक ठाक है, यू कैन सी। ऑल्दो LOC में काफ़ी एब्यूजिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना, तब, लेकिन स्टिल यू कैन वॉच इट एट योर ऑन रिस्क, फाइन। चलिए कोई बात नहीं। सो अब यहाँ पे ऑपरेशन जो होता है, इसमें हम लोग बुरी तरह उसको हराते हैं। डिस्पाइट ऑफ द एडवर्स सिचुएशन वी हैव वॉन दिस वॉर। और इसमें इंडिया ने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये था कि इंडिया ने क्या कहा था कि अपने आर्मी को तो यूज़ किया ही था, प्लस एयरफोर्स का भी यूज़ किया था। और एयरफोर्स में हमने कहा था, वाजपेयी जी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि एक भी जो अपनी प्लेन होती है वो LOC को क्रॉस नहीं करेगी, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया में रह के लड़ाई करेंगे। इसका ये एडवांटेज मिला कि इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री फोर्स की एक इज्जत बढ़ गई कि इन्होंने बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए अपने ही लाइन पे अपने रिस्ट्रेन करते हुए, डिस्पाइट ऑफ कि पाकिस्तान एक एग्रेसिव स्टेट था, अपने काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, फाइन। सो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड द करगिल, फाइन। चलिए, अभी क्या होता है, करगिल हो जाता है, फिर करगिल के बाद एक समझौता होता है, कुछ दिन तक मामला ठंडा रहता है। अगेन जब सब चीज़ें अच्छी होती रहती हैं, 2001 में अपने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो जाता है। इट्स वेरी अगेन फेमस थिंग, और जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी नुकसान भी हुआ था हमें, फाइन। ये भी हुआ था कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम मूव कर रहे थे, ही वॉज ऑन द कार, उनके कार के 2 मिनट के बाद ही ब्लास्ट वहाँ पे हुआ था। अगेन इट्स वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री, और यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन वॉच द 2001 का पार्लियामेंट अटैक। अगेन स्पेशल ऑप्स में भी थोड़ा सा ड्रामेटिक रूप में है, बट वॉज दैट डॉक्यूमेंट्री, वो शायद दूरदर्शन में किया है। इट्स वेरी गुड, वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्री है वो वाला, फाइन। सो
उसके बाद क्या होता है, सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाता है। उसके बाद यदि ये सिचुएशन खराब होता है तो हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन पराक्रम। क्या लिखा जाता है? बिकॉज कि इंडिया के ऊपर अटैक किया था, इंडिया के सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, दैट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया है, दैट इज संसद, इंडियन पार्लियामेंट, इसके ऊपर अटैक होता है। सो इंडिया के पार्लियामेंटियंस काफी परेशान हो जाते हैं उसके बाद। तो हमने क्या करते हैं, ऑपरेशन पराक्रम। इसमें क्या करती है इंडियन आर्मी, अपना जितना का जितने वो है, इनकी आर्मी है जहां जहां कहीं भी है, सबको वेस्टर्न बॉर्डर पे मोबिलाइज करा देती है। वेस्टर्न बॉर्डर मींस पाकिस्तान से सटा हुआ जो बॉर्डर है, सबकी ओर मोबिलाइज करा जाती हैं। और यहां पे इन मास इंडियन आर्मी इकट्ठा हो जाती है। और इंडिया ये मैसेज देना चाहती थी कि आप यदि अपने वेज एंड तरीकों को, मीन्स को मेंड नहीं करते तो वी विल अटैक यू। पाकिस्तान से काफी परेशान होता है। इंडिया ऑलमोस्ट अटैक करने वाला होता है कि यूएसए वगैरह आ जाती है, वो कहती है छोड़ दो, बच्चा है, गलती कर दी उसने, फाइन। ये इंडिया का पूरा पूरा जो था ड्रिलिंग थी, वो ऑपरेशन पराक्रम था। बेसिकली इट वाज ए डिटरेंस टाइप ऑफ चीज। लेकिन इससे इंडिया ने काफी चीजें सीखी। ये सीखी कि यदि हम इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करते हैं, फाइन, यदि हम इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करते हैं तो काफी टाइम लगता है। 2 महीने एटलीस्ट लग गए थे हमें, 2 मंथ लगे थे, फाइन, अपने पूरे के पूरे आर्मी को अपने बेस से मोबिलाइज करना। कहाँ? वेस्टर्न बॉर्डर पे। ये अपना वेस्टर्न बॉर्डर जहां से पाकिस्तान की बॉर्डर शुरू होती है, फाइन, वेस्टर्न बॉर्डर, फाइन। सो बताइए 2 महीने में यदि आपकी आर्मी मूव कर रही है तो एलिमेंट ऑफ द सरप्राइज, वॉर जीतने का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है कि एलिमेंट ऑफ द सरप्राइज। आप कैसे अपने एनिमी को सरप्राइज करते हैं, वो आपने खो दिया था। बिकॉज यू हैव टेकन 2 मंथ, आपकी आर्मी बहुत बड़ी है, सो आपने सारा का सारा सरप्राइज खो दिया। तो अब पाकिस्तान को पक्का पता था कि अटैक होने वाला है, तो वो भी अपनी तैयारी करके रखेंगे, फाइन। सो इसी से इंडिया ने क्या किया, एक लेसन लर्न किया और हमने क्या कर दिया, स्टेज देना शुरू कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस। पहला क्या, इंटीग्रेशन, जिसको हम कहते हैं ट्राई सर्विस कमांड। क्या कहते हैं? ट्राई सर्विस कमांड। जो हमारे अभी कोई सीडीएस थे उनका ड्रीम भी था ये, इंटीग्रेशन ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स एंड द नेवी। बिकॉज तीनों एक सिंक में काम नहीं कर रहे थे। और उन्होंने एक स्ट्राइक क्रॉप बनाने की बात करी, उन्होंने एक स्ट्राइक क्रॉप बनाने की बात करी, स्ट्राइक। इसका काम था फास्ट, एजाइल और स्विफ्ट। स्विफ्ट एक्शन, फास्ट एक्शन, एजाइल, फाइन। छोटी सी एक बटालियन होगी जो विद इन 2 और 3 डेज कहीं पे भी मोबिलाइज कर सकती है। इनको कहा जाता है स्ट्राइक क्रॉप। आई गेस 11 स्ट्राइक क्रॉप है, जो हमने ऑपरेशन पराक्रम से सीखा कि हम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खो देते हैं। और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खोने से दिक्कत क्या हो जाती है कि एनिमी को सब कुछ पता चल जाता है। तो इसी के लिए हमने बना के रखा है स्ट्राइक कॉप्स, जिसका एक ही काम है, विद इन जैसे उनको ऑर्डर आएगा उसके 1-2 दिन के अंदर वो डिप्लॉयड हो जाएंगे। और उनके लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है, जिसमें 4 धाम का भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। या फिर हमने जितने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं कहाँ, अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे, उसका उसके रिलेशन है, फाइन। चलिए अब क्या होता है कि काफी सिचुएशन खराब हो जाती है। फाइनली सिचुएशन ठीक होने लगती है 2004 में, जब इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इस्लामाबाद डिक्लेरेशन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द सार्क समिट। Pakistan agreed not to let its territory or territories under its occupation to be used for anti-Indian activities. वाजपेयी जी का टाइम था, उस टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला टाइम था। और वाजपेयी जी वॉज क्वाइट ए स्टेट्समैन, और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जारी होता है, फाइन। चलिए साथ में ही जैसे ये सब होता है, 2006 में एक छोटा सा मुंबई में अटैक होता है। उसके बाद एक बड़ा अटैक होता है 2008 में। 2008 का मुंबई अटैक, यू ऑल नो क्या हुआ था, 26/11। और ये दिस इज द इन्फोग्राफिक्स दैट इज शोइंग कि हमारे पास कैसे कैसे अटैक हुआ था। और ऑलमोस्ट हमारी जो अपनी डेथ हुई थी 160+ डेथ हुई थी इंडिया में, फाइन। इट वाज अ बिग 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 टेररिस्ट अटैक, फाइन फाइन। सो हमें काफी नुकसान भी हुआ था। और उसके बाद फिर हमारे रिलेशंस काफी खराब हो गए। लेकिन उस टाइम चूंकि मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने कुछ खास एक्शन नहीं लिया, जिसके ऊपर उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, फाइन। चलिए उनके भी अपने लॉजिक थे, उनके ये लॉजिक थे कि हम यदि अटैक भी करते हैं तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है, फाइन। ही वाज ए पेसिफिस्ट पॉलिसीज को उन्होंने अपनाया हुआ था। उनका ये कहना था कि हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। फाइनली यस, ताज होटल, ट्राइडेंट इज देयर, आई बीन टू ऑल दिस प्लेसेस। नरीमन पॉइंट पे जाइए, फाइन, जहाँ पे अभी भी गोलियां हैं, फाइन। जो लेपर्ड कैफे है, सो आप गए होंगे शायद, फाइन। सो वहाँ पे भी गोलियों के निशान हैं।
सो इट इज इंटैक्ट। तो दिस शोज कि कैसे उन्होंने अटैक किया था। फाइन, चलिए। तो जैसे गेटवे ऑफ मुंबई वहीं पे वो आए थे, वो अब उन्होंने अब बैरिकेडिंग कर दी, पहले खुला हुआ था वो, अब बैरिकेडिंग कर दिया। चलिए, फिर एक बहुत बड़ी बात होती है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच में, दैट इज 2009 में शर्म उल शेख। फाइन, तो शर्म उल शेख में इंडिया ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर वाज अगेन मनमोहन सिंह। जो शर्म उल शेख था, अगेन वो नैम की एक मीटिंग होने वाली थी इजिप्ट में, और वहां पे हमने ओपनली ये एक्सेप्ट किया था कि वी आर इंटरफेयरिंग इनटू द बलूचिस्तान मैटर। सो व्हाट इज बलूचिस्तान मैटर, वी विल डिस्कस। हमारा एक वन ऑफ द पॉइंट होगा, बलूचिस्तान का इशू भी डिस्कस करेंगे। बट इतना समझ लीजिए, बलूचिस्तान इज ए कंट्री, जैसे हमारे में कश्मीर में इश्यूज हैं, वैसे ही कुछ इश्यूज बलूचिस्तान में वहां पे है। और बलूचिस्तान की एक अलग हिस्टोरी है, और वो नहीं चाहते पाकिस्तान का हिस्सा रहें, बिकॉज दे थिंक दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तानीज। वो कभी भी नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं खान अब्दुल गफ्फार खान का आपने नाम सुना होगा। So he is somehow related to that place that we call northwest frontiers of the Pakistan, जिसका अफगानिस्तान के साथ ही कहीं ना कहीं बॉर्डर मिलता है। फाइन, सो वहां पे वी आर फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि वी हैव इंटरफेयरिंग, वी आर इंटरफेयरिंग इनटू द बलूचिस्तान इश्यूज। और इसको कहा जाता है इंडिया का वन ऑफ द डिप्लोमेटिक, कहीं ना कहीं हमने गलती करी थी। राकेश, एक कमांडो नहीं, बहुत सारे लोग मारे गए थे। एनएसजी के शायद एक कमांडो जिसको बोल रहे हैं संदीप उनिन कृष्णन, वो कमांडो नहीं थे, वो मेजर थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। फाइन, चलिए। फिर क्या होता है, 2010 में जर्मन बेकरी होती है। 2014 में पीएम नवाज शरीफ, आपको याद होगा, फाइन, को उन्होंने क्या, जर्मन बेकरी, अगेन पुणे में एक वो है वेरी फेमस प्लेस जहां पे विदेशी काफी आते हैं, जैसे लियोपर्ड कैफे। व्हाट इज व्हाई इट इज फेमस, बिकॉज वहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं, वहाँ की कॉफ़ी एंड ऑल आर क्वाइट फेमस। फाइन, सो इसी तरह जर्मन बेकरी इज ए प्लेस जहाँ पे लोग क्या कहते हैं, काफ़ी इंजॉय करने आते थे। इट्स काइंड ऑफ रेस्टोरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अगेन दे वांटेड टू टारगेट द फॉरेन नेशनल्स, बिकॉज उससे इंडिया को काफ़ी टूर एंड ट्रेवलर्स को काफ़ी नुकसान होता था। दैट्स वाई दे हैव चूजन दिस प्लेस, और यहाँ पे अटैक हुआ था 2010 में। फाइन, फिर 2014 में क्या होता है, सार्क समिट में बुलाया जाता है, एक्चुअली सार्क समिट नहीं, सार्क लीडर को बुलाया जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर ने स्वेरिंग इन करी थी, तो उन्होंने कहा था वी विल हैव दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अकॉर्डिंगली उन्होंने जितने भी सार्क स्टेट हैं सबके लीडर्स को बुलाया था, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ का इफ आपको याद हो कि ना, मुझे याद बहुत अच्छे से, वो ताजमहल भी गए थे, और अपना निजामुद्दीन भी गए थे, और वहाँ पे अपना जो कहाँ पे है, राजस्थान में एक बहुत बड़ा मजार है, क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे भी गए थे। फाइन, कोई बात नहीं। हाँ, सार्क मीन्स वही साउथ एशियन। फाइन, तो नवाज शरीफ बहुत जगह घूमे भी थे इंडिया में आके, और वहाँ से लगा था कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तभी क्या होता है, और उसके बाद ये भी याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नवाज शरीफ के नवासी की शायद शादी थी, तो वो पाकिस्तान गए थे बिना किसी को बताए हुए। इतना वो कोवर्टेड वो था, इतना वो मतलब कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था कि हमारे एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आके रुकने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान में। अचानक से आए थे, एकदम से अचानक से आए थे। तो इट वाज कंसीडर्ड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत बड़ा गेस्चर था टुवर्ड्स द पाकिस्तान, बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड टू हैव गुड रिलेशन विद द पाकिस्तान। क्योंकि ये माना भी जाता है जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं, हाँ अजमेर शरीफ या राकेश अजमेर शरीफ, सो जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं वो जनरली माना जाता है कि वो डिप्लोमेसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि आई एम एबल टू टेक, आई एम कैपेबल टू टेक डिसीजंस, और वो डिप्लोमेसी थोड़ा स्लो चलती है। और जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि तुरंत तुरंत चीज़ें हो जाए, जिससे क्या हो, उनको भी थोड़ा सा एक नाम मिले, प्लस उनको भी एक जो उनका से डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं जनरली। फाइन, सो ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडर। दैट्स वाई उन्होंने एक पर्सनल लेवल पे सिचुएशन ठीक करने की ट्राई करी थी, जो अल्टीमेटली काम नहीं करती है। क्योंकि उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है, हमारे ऊपर अटैक हो जाता है उरी और पैम्पोर पे। याद कीजिए, उरी में भी हमने काफ़ी नुकसान किया, और उरी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक तो आपने देखा ही होगा, और पैम्पोर में हमने यहाँ पे तुषार महाजन एंड ऑल को खोया था। दीज आर द ब्रेव हार्ट्स जिसको हमने खोया। एंड दिस इन्फोग्राफिक्स अगेन शोज कि इंडिया ने उरी और पैम्पोर में क्या क्या गलतियाँ कर दी। दैट इज द उरी का थिंग जहाँ हमने गलती करी थी। हमने अपनी ही गलतियों के कारण हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है इसमें, बिकॉज ये माना गया था, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, कि इसने ये माना था कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत अच्छे नहीं थे इंडिया के उस टाइम। जो वो बेस था उरी का, उसमें बहुत अच्छे नहीं थे, और कोई ना कोई इनसाइडर भी मिला हुआ था। फाइन, और सिचुएशन तो इतनी भी खराब हो गई थी, एक एनएसजी के कोई मेजर थे या कर्नल थे, आई गेस लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जिनकी डेथ हो गई थी बूबी ट्रैप के कारण। बूबी ट्रैप पता है क्या होता है? नहीं पता। सो बताता हूँ, थोड़ी सी हटके है। हटके में क्या है कि
सिचुएशन क्या हुई थी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। उरी में हुआ, उरी में बहुत सारे लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो एक टेररिस्ट जो झाड़ी में फंसा हुआ था उसको आर्मी वाले खींच के लाते हैं, फाइन, क्योंकि उनको भी देखना होता था कि उसमें कुछ है कि नहीं। तो जो एनएसजी का जो कमांडर था, जिसका काम था सैनिटाइज करना बॉडी को, तो जब बॉडी को सैनिटाइज करे तो उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने अच्छे से बॉडी को चेक नहीं किया, जो डेड बॉडी थी इसकी टेररिस्ट की। तो टेररिस्ट क्या करते हैं अभी, अपने आर्म्स को ग्रेनेड के साथ बांध लेते हैं, हैंड ग्रेनेड के साथ बांध लेते हैं। जैसे आप आर्म्स को हटाएंगे उसके साथ वो हैंड ग्रेनेड का पिन निकल जाएगा, पिन निकलेगा तो वहाँ पे ब्लास्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। उसी में हमने एक लेफ्टिनेंट कर्नल खो दिया था, ओनली बिकॉज ऑफ द कैजुअल एटीट्यूड बोला जाता है ऐसे, ऑल्दो देयर आर अदर थ्योरीज एज वेल, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ द कैजुअल एटीट्यूड वी हैव लॉस्ट आवर लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ आवर एनएसजी, फाइन। क्या, अच्छा वो बोलते हैं बूबी ट्रैप, वी कॉल इट, इट इज अगेन, मैं लिख देता हूं, सॉरी, ये क्या होता है जनरली कि आपको डिस्गाइज किया जाता है, फाइन, डिस्गाइज किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में ही बॉम्ब रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कहीं एनकाउंटर हुआ, किसी की डेथ हुई, वो क्या करते हैं, टेररिस्ट क्या करते हैं, उसकी बॉडी को फाड़ते हैं, उसके अंदर बॉम्ब डाल देते हैं, ताकि कभी तो आर्मी वाले आके उठाएंगे इसको, जैसे उठाएंगे वो ब्लास्ट कर जाएगा, उसमें ब्लास्ट मैकेनिज्म ऐसा होता है। इसी को कहता है, ऐसे सिचुएशन को कहता है बूबी ट्रैप करना, फाइन। सो ये अक्सर होता है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस वगैरह में, फाइन। सो उरी और पैम्पोर में होता है। और फिर क्या होता है, फाइनली वी हैव डन व्हाट, फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक, जो अच्छे से उसके ऊपर मूवी बनी है, ठीक है ना, विकी कौशल जिसमें लीड किया उन्होंने, एंड दीज आर द रीजंस दैट वी हैव डन दिस सर्जिकल स्ट्राइक, यू कैन रीड इट, अदरवाइज यू नो ऑल दिस थिंग वेल, बिकॉज अभी बहुत ही कंटेम्प्रेरी ये सारी चीजें, तो इसको मैं डेलिब्रेट नहीं करूंगा, डेलिब्रेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, फाइन। अब क्या होता है, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होती है, 2017 से सिचुएशन और खराब होने लगती है, और ये माना जाता है पाकिस्तान के साथ हमारे सबसे खराब रिलेशंस में अभी का टाइम सबसे ज्यादा खराब है, फाइन। फाइनली 2019 में क्या होता है, हमारे सीआरपीएफ कन्वाई के ऊपर अटैक होता है पुलवामा, और पुलवामा के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोग सब जानते हैं, दैट वी हैव डन द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें हमारे कितने मिराज गए थे, कहां पे अटैक करके आए थे, बालाकोट में। सो व्हाट वाज द रीजन कि इंडिया हैव चूजन मिराज डिस्पाइट ऑफ द एडवांस प्लान सुखोई 30 MKI, व्हाई वी हैव चूजन मिराज? आपके पास दो गाड़ी है, एक मर्सिडीज है और एक आपके पास लगा लीजिए टाटा सफारी है, और आपको कहीं दूर जाना है, तो व्हाट व्हीकल यू विल प्रिफर? सफारी, क्यों? विच इज कंसिडर मोर सेफ, सफारी और मर्सिडीज? मर्सिडीज, फाइन। सो बेसिकली यू हैव टू प्लेन्स विथ यू, दैट इज मिराज, यही स्पेलिंग है, MIRA, जो भी है, मिराज 2000, यही है ना। एंड सेकेंड इज यू हैविंग सुखोई Su-30 MKI, दैट इज इंडियन वर्जन। सो इट इज कंसिडर्ड, जब देखते हैं बात करते हैं, दोनों रशियन मेड है, फाइन, और ये माना जाता है, नहीं, वन इज फ्रेंच मेड, दिस इज फ्रेंच मेड एंड दैट इज रशियन मेड, और ये नई है, थोड़ी बहुत नई है, हमने ऑलमोस्ट 2000 से शुरू किया है इसका परचेज, और ये इसके कैपेबिलिटीज काफी अच्छी हैं। स्टिल इंडिया इज हैविंग सुखोई 30 MKI, स्टिल वी आर यूजिंग मिराज, व्हाई वी आर डूइंग सो? एनीवन हु इज मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाने का, ठीक है, अच्छे से पढ़ा देंगे, पहले IR पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सो फ्रेंच मिराज हमने क्यों यूज किया, डिस्पाइट ऑफ हैविंग वी आर एडवांस सुखोई 30 MKI? कोई आइडिया? सेफ ही था बेसिकली, फाइन, बिकॉज ये माना जाता है कि मिराज की लो फ्लाइंग कैपेबिलिटीज हैं, प्लस मिराज इज मोर कोवर्टेड, कोवर्ट ऑपरेशन के लिए ज्यादा सुटेबल है क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, फाइन। एट द सेम टाइम सुखोई का क्रॉस सेक्शन बड़ा है क्योंकि सुखोई बहुत बड़ा है, आपने कभी फोटो देखा होगा सुखोई का, तो बहुत बड़ा होता है ये, फाइन। सो इसके कारण इसको एडवांटेज नहीं होता, और कुछ और भी थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑपरेशनल कैपेबल नहीं था, इसलिए हमने मिराज यूज किया। और मिराज इज टाइम टेस्टेड, लो फ्लाइंग, कम जाके इससे भी ज्यादा अच्छा। देखिए कहा जाता है कि MiG-21 को हटा देना चाहिए एंड ऑल, हमने वो अभिनंदन वाला पढ़ा है। वी हैव अगेन वन प्लेन दैट वी कॉल जागुआर,
सो जागुआर तो और पुरानी है, 1960s में आई थी इंडिया के पास, स्टिल वी आर यूजिंग इट। और हम किसके साथ यूज करते हैं? चाइना के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं इसको। वाई वी आर यूजिंग इट? रडार में नहीं आता कि जागुआर की ये खासियत है कि एकदम से नीचे टेरिन को छू के जाती है, ट्री टॉप बोलते हैं इसको, फाइन। अब एक ने पेड़ जितनी हाइट पे ही उड़ सकती है, एंड इससे क्या कहता है, रडार में कभी कैच में नहीं आएगी, ना मिसाइल में कभी कैच में आएगी, तो इसके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना रहता है। एंड दैट वाज अगेन विच द फ्रेंच मिराज, ऑल्सो इट वाज लेस्ड विथ वन अवॉक्स कहते हैं जो रशिया से था। हमने उसके सारे के सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन प्लस जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज पहले कर दिया था, अपने अटैक से पहले न्यूट्रलाइज कर दिया था, कंप्रोमाइज कर दिया था, तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए कि कौन सी प्लेन उनके ऊपर आ रही है। और ये 19 मिनट का ऑपरेशन था जिसमें हमने सारा काम कर दिया, फाइन। दीज आर फ्यू थिंग्स नॉट रिलेटेड टू एग्जाम बट यू शुड बी नोइंग, फाइन, क्योंकि इससे आपका क्या इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बना रहता है। फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज 2019 में जब करतारपुर कॉरिडोर का चीज़ें साइन होती है, एंड थोड़ा सा माना जाता है कि अब सिचुएशन ठीक ठाक होने लगा है। बट अगेन दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द रिलीजन दैट इज सिख। दैट इज उनको जब पार्टीशन हुआ था तो वहाँ कहीं ना कहीं इश्यूज हुए थे, और इसके कारण हमें एक बाबा जो नानक जी का जहाँ पे ज़्यादा लास्ट टाइम तक बिताया था करतारपुर साहब में, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। तो हमने इसको एक कॉरिडोर टाइप का बना दिया है, जिसके कारण क्या हो गया है कि अब फ्री एसेस हो गया, वीजा फ्री एसेस हो गया। बाबा डेरा नानक जो गुरदासपुर में है, आई बीन टू दिस प्लेस, यहाँ से आप करतारपुर नॉर्मली जा सकते हैं बिना वीजा वूजा के, फाइन। इट इज कंसिडर एज ए रिलीजियन डिप्लोमेसी और सिख रिलीजन डिप्लोमेसी, और इसके कारण हमें एक कॉरिडोर बना रहा है। और जो 55th एनिवर्सरी जो था गुरु नानक का, उसके ऊपर बनाया गया था, फाइन। दैट इज एक्चुअली द ओवरऑल हिस्टोरिकल रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2011, ऑलमोस्ट 2021, फाइन, क्योंकि उसके बाद कोई बड़ी चीज नहीं हुई है, फाइन। चलिए, सो देयर इज ए बिग ट्रेंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। सो अभी तक के चीज़ों से हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चलता है कि क्या हमने गलती करी। हमने कहा था ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो इस बार ऐसा भी आया था। सो ये माना जाता है इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन के बीच में कि जब जब हमने डायलॉग स्टार्ट किया पाकिस्तान के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अटैक हुआ है सिंस स्टार्टिंग, फाइन। सो ट्राई टू रिकॉल, कश्मीर के बाद जब भी हमने किया, ताशकंद किया, ताशकंद के बाद हमने शिमला किया है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उन्होंने अटैक किया ही है। और ये सबसे ज़्यादा पता चलता है रिसेंट टाइम में, जब वाजपेयी जी की होती है लाहौर यात्रा, उसके बाद हमें पता चलता है कि कैसे वो हर एक यात्रा के बाद कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वाजपेयी जी उधर लाहौर जा रहे थे, उधर पाकिस्तानी मोबिलाइज होती कश्मीर के लिए, फाइन। हमारे कुछ रिलेशन थोड़े अच्छे रहते, हमारे ऊपर पार्लियामेंट अटैक हो गया, पार्लियामेंट अटैक से उभरे नहीं थे, कुछ साल ठीक ठाक रहा, फिर हमारे ऊपर 26/11 हो गया। 26/11 हुआ, कोई बात नहीं, बहुत दिन तक रिलेशन खराब रहे। मोदी जी जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ, उसके कुछ दिन के बाद उरी, पैम्पोर सब हो जाता है। तो जनरली कहा जाता है कि इट इज़ नॉट द पॉलिटिकल लीडर हु आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, इट इज़ द पाकिस्तानी आर्मी that doesn't want a good relation, plus Pakistani non-state actors that are thriving upon the India that don't want good relation with the India. And ये ट्रेंड हमेशा होता है, जब जब भी डायलॉग होता है, इट इज फॉलोड बाय द डिसरप्शन, कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हो ही जाता है। अब आप डायलॉग कर रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप भी तो कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल थिंग्स आर टेकन करने। अभी 2019 में पुलवामा नहीं होता तो हम लोग कभी बालाकोट करते क्या? जरूरत ही नहीं थी। सो उनके ऊपर से कुछ एक्शन हुआ, हमने कुछ रिएक्शन किया। सो दिस इज अ लार्जर ट्रेंड, और इंडिया की पॉलिसी कहीं ना कहीं यहीं पे हैम्पर्ड हो जाती है कि हम डायलॉग जब जब करते हैं तब कोई ना डिसरप्शन होता है, जैसे डिसरप्शन होता है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, फाइन। सो व्हाट आर योर सजेशन, व्हाट इंडिया शुड बी रिजॉर्टिंग टू? Yes, this is also one of the suggestion कि we should be engaging their army as well. We are shying away from their army, and army को कहीं ना कहीं या उनके नॉन स्टेट एक्टर्स से भी हमें कहीं ना कहीं डायलॉग करना होगा। और what can be the reason? और what is the possible solution actually? Reason तो बहुत सारे हैं। What can be the possible? This is trend, it is fixed trend. जब जब हम लोग उनसे बात करने जाते हैं हमारे ऊपर अटैक होता है।
सॉल्यूशन क्या है इसका? यस, वी शुड नेवर लेट आवर गार्ड्स डाउन। फाइन, बात हो रही है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ। ये तो हो गया डायलॉग के टाइम में। डिसरप्शन हो जाए तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? इफ देयर इज अ अटैक ऑन आवर टेरिटरी, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? जो ऑनलाइन है वो भी बता सकते हैं, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। बट एज ए डिप्लोमेट आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? दीज आर द अप्रोच एज ए सिटीजन, एज ए इमोशनल इंडियन। बट एज ए डिप्लोमेट or as a administrator, what should be your approach? And do you have some example? देना चाहिए। अभी मैं इसी पे आ रहा था। फाइन, सो देखिए ये काम नहीं करती है। मैंने कहा डायलॉग डिसरप्शन, वो डिसरप्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप डायलॉग कर रहे हैं। सो उनको लार्जली किसी से इशू है? उनको इंडिया से इशू नहीं है, उनको इंडिया के डेवलपमेंट से भी इशू नहीं है। उनको इशूज है कि डायलॉग अच्छा हो रहा है तो उनका रोटी पानी बंद हो जाएगा। यही तो है। That's why we are definitely trying to disrupt that thing. तभी तो disruption हो रहा है। So, despite of having bad relation, never stop communicating with the Pakistan. That should be the relation. That should be the approach. कि हमारा कितने भी खराब सिचुएशन हो ना, हमारा बैक चैनल डिप्लोमेसी होते रहना चाहिए। बिकॉज आप बोलिए, यदि आपने डायलॉग शुरू किया और डिसरप्शन हो गया, आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो गया, वही तो वो भी चाह रहे हैं कि आप क्या करें, डायलॉग बंद कर दें। दैट इज पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर या डीप स्टेट टाइम, और वही आप कर भी रहे हैं। प्लस आपने जो कहा डिटरेंस क्रिएट करना चाहिए, देखते हैं कि डिटरेंस काम करता है कि नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाइन, सो डिटरेंस हमने क्या क्या किया रिसेंट टाइम में जाते हैं, जब आप लोग बड़े हो गए थे, अडल्ट हो गए थे, 2014 के बाद से शुरू करते हैं। देयर इज डायलॉग एंड देयर इज अटैक। अटैक कौन सा होता है? पहला पैम्पोर एंड उरी। फाइन, उरी में अटैक हुआ, आपने क्या किया? आपने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक किया। फाइन, उसका रिजल्ट कुछ हुआ है क्या सर्जिकल स्ट्राइक का? फॉर अ टाइम बीइंग इट क्रिएटेड डिफरेंस, डेफिनेटली इट क्रिएटेड डिफरेंस। बट इंडिया के ऊपर अटैक कम हुआ, खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरा क्या हो गया साथ साथ में? पुल। सो सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मकसद था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ? टू क्रिएट डिफरेंस। वाज इट एबल टू क्रिएट डिफरेंस? नो, बिकॉज अगेन देयर इज अ अटैक ऑन यू, पुलवामा। अभी सर्जिकल स्ट्राइक आपने किससे किया था? आर्मी से करवाया था। फाइन, आर्मी से करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पुलवामा होता तो बालाकोट करवाते हैं, और बालाकोट में आपने किसका यूज किया? एयर पावर का। 71 के बाद इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया था। लास्ट टाइम इंडियन एयर फोर्सेस क्रॉसेस इट्स बाउंड्री ऑफिशियली वाज 1971, बट नाउ ऑफिशियली यू आर ट्राइंग टू क्रॉस एंड यू हैव क्रॉस्ड। पाकिस्तानी आल्सो एक्सेप्टेड दिस कि देयर इज बीन इंट्रूशन। पहला उनका रिएक्शन यही था, बाद में उन्होंने मना कर दिया। फाइन, सो आपने क्या किया? बढ़ा दिया। आपने क्या किया? ग्रेविटी बढ़ा दी। पहले आर्मी से करवा रहे थे, अब एयरफोर्स से करवा दिया, ग्रेविटी बढ़ गई। फाइन, रिजल्ट हुआ है, फिर से स्टॉप अटैक इंडिया के ऊपर कम होना शुरू हुआ क्या? कश्मीर में इंसर्जेंसी खत्म हुई क्या? नहीं हुए। लास्ट नाउ आपके पास अब क्या ऑप्शन है? आपने दो बड़े अपने अस्त्र यूज कर लिए। लास्ट यू कैन यूज अ नेवी। लेट अस सपोज यदि ये गवर्नमेंट रहती है, कोई और अटैक होता है, तो नेवी का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि नेवी का अटैक होगा, क्योंकि अब पैटर्न हो जाएगा। आपने आर्मी वाले ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, आपने बालाकोट वाला ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिया कि यू हैव ओपनली एक्सेप्टेड। अभी आप वो कहीं ना कहीं कराची पोर्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बिकॉज उनको पता है कि नेक्स्ट अटैक शायद नेवी वाले से करवाएं वो। फाइन, सो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म। खत्म। दूसरा, आपको पता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला, अल्टीमेट रिजल्ट नहीं होने वाला। आप अटैक कर रहे हैं, इट इज दीज आर ओनली फॉर द पॉलिटिकल गेन्स। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होते थे, आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे ओपनली, अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ इट एज वेल, बट उसके नुकसान भी हैं बहुत सारे। नुकसान ये हैं कि ये पाकिस्तान क्या हो जाएगी? इम्यून हो जाएगी इन सब चीज़ों को लेके।
पाकिस्तान की आर्मी या उनकी जो जनता है वो कहेंगे ये तो अटैक करते ही हमारे पर, क्या नई बात है, फाइन। आपको क्या नुकसान होगा, आपको और कुछ मेंट करना पड़ेगा, उस तरीका शुरू, या तो आप नेवी से अटैक कराइए तो आप यू विल बी बस्टेड मोस्ट प्रोबेबली, या पे आप क्या करिए न्यूक्लियर बम सही यूज कर लीजिए। लास्ट ऑप्शन तो वही है ना। डू यू थिंक दीज पॉलिसी विल हेल्प? नो। सो व्हाट इज द लास्ट पॉलिसी विज विज पाकिस्तान? पहले तो आप टेररिस्ट बनाइए, और आपके पास ऑप्शन नहीं, देखिए यू कैन डू इट, you can harbor non-state actor, you can easily do it, but you have done it as well, LTTE. So LTTE was nothing, initially it was creation of India's external agency, quote unquote, openly तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन it was a fact। आपने LTTE बनाया, रिजल्ट क्या हुआ, श्रीलंका के साथ रिलेशन हमारे खराब हुए, प्लस एक आपके प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन भी हो गया, that is also a fact। So you have seen, if you are making a Bhasmasur, if you are making a Frankenstein monster, ultimately there will going to bite you back। सांप को घर में पालने से क्या होता है, सांप आपको किसी ना किसी दिन काटेगा ही, कितना भी दूध पिला लो, फाइन। सो टेररिज्म वाला ऑप्शन इज वेरी बैड, वेरी बैड, ऑल्दो वी कैन यूज इट, वी आर यूजिंग इट, वी आर यूजिंग एज वी विल सी इन द अपना बलूचिस्तान में, बट इट इज नॉट ए वाइबल ऑप्शन फॉर अस, फाइन, क्योंकि इसका कोई कंसिक्वेंस नहीं मिलेगा, नुकसान उल्टा हो जाएगा। इंडिया जो अभी तक रिस्पॉन्सिबल स्टेट मानी जाती है, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग हार्बरिंग टू हुम टेररिस्ट एक्टिविटीज, फाइन, जो हमने देखा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल स्टेट, पढ़ा था ना, उसमें से ये भी था कि नॉट हार्बरिंग और हार्बरिंग टू द टेररिस्ट जो देते थे हम लोग, यू आर नॉट, हाँ, दैट वी कॉल प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, दैट इज ए ऑप्शन दैट यू कैन यूज, दैट वी कॉल, क्या कहते हैं इसको, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, मीन्स यू आर हैविंग सम एजेंट्स हु विल वर्क ऑन योर पेरोल, और उनका कुछ हो जाता है तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, बट इससे कोई सोशल मैसेज नहीं जाता, जिससे पॉलिटिकल मैसेज नहीं जाता कुछ, और पॉलिटिकल मैसेज नहीं जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर देखा जाए चाइना, अगर पाकिस्तान के किसी के भी साथ अच्छे रिलेशन है तो वो उसका रीजन है कि उनको फंड मिलता है, हाँ, देन हम ट्राई करें कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट बॉर्डर एरियाज पे हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करवाना शुरू करें, जिससे कि हमारा वहाँ पे बढ़े कि भाई यार कुछ भी है यहाँ पे हमारा इन्वेस्टेशन हुआ है, इन्वेस्ट किया है हमने कुछ ना कुछ, तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर इज कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं, बट व्हाट ही सेड ना कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अपने रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छे कर लीजिए। सो आपने जिस दिन अच्छे रिलेशन कर लिए चाइना के साथ, तो चाइना का इंटरेस्ट इंडिया में हो जाएगा, फाइन, प्लस पाकिस्तान इज नथिंग बट ए सैटेलाइट स्टेट ऑफ व्हाट, चाइना। सो चाइना को आप कहेंगे कि इसको बोलो कि ये काम कम करे, बिकॉज इंडिया, चाइना इज ए सुपर पावर, प्लस P5 कंट्रीज में आता है। सो व्हाट आई कैन सी, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ पीस, और देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान इश्यूज। ओनली थिंग इज इंडिया को कहीं ना कहीं अपने रिलेशन अच्छे कर लें चाइना के साथ, प्लस कहीं ना कहीं वर्ल्ड कम्युनिटी को ये बता दें कि यदि इंडिया के ऊपर अटैक होता है तो आपका भी नुकसान होगा। 2611 दे हैव डन इट वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। सो 2611 कहाँ गया, गायब हो गया क्या, कोई बात नहीं। सो 2611 में क्या हुआ है, they have attacked India's financial capital, plus they have attacked Trident, they have attacked Taj, they have attacked Nariman Point and all. These are the nub points जहाँ पे foreigners काफ़ी थे, फ्रेंच पर्सनल्स थे, इसराइल के लोग थे, फाइन, यूएस के लोग थे। तो क्या हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चला कि इंडिया इज फेसिंग वॉट, और इससे हमारी एक कहते हैं ना कहीं वर्ल्ड को पता चला कि वॉट इंडिया इज सब्जेक्ट टू डू टू द पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स। उसका हमें बाद में एडवांटेज मिलता है, क्योंकि हमारे सिंपैथी हमारे सामने आ जाती है। बिकॉज इंडिया में यदि 50-60 लोग मरते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, प्लस हम बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करते अपने ह्यूमन रिसोर्स को। बट द कंट्रीज लाइक यूएसए और इजराइल और फ्रेंच आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर सिटीजन्स। उनका एक भी सिटीजन मारा जाता है तो उनके यहाँ बवाल हो जाता है, फाइन। सो दे हैव डन ऑल द थिंग्स, उनके 2 सोल्जर्स मार दें आप तो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, फाइन। इजराइल कैन डू एनीथिंग। सो 2611 उन्होंने कर तो दिया, बट उसका नुकसान उनको क्या होता है कि उनके नुकसान के कारण, उनके इस पैरोकियल अप्रोच के कारण पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक्सपोज हो जाती है, फाइन। हालांकि इंडिया को बहुत नुकसान हुआ, बट इंडिया को कुछ फायदा भी हुआ उससे, फाइन। सो यदि हम लोग इस टाइप का कुछ काम करते हैं तो इंडिया की इमेज खराब होती है।
और यदि वर्ल्ड का स्टेक होल्डिंग होता है, जैसे मुंबई में स्टेक होल्डिंग है वर्ल्ड का, तो मुंबई के ऊपर अब अटैक नहीं होने देगी पूरी वर्ल्ड। कहीं ना कहीं हमें फीड दे रहे हैं कि मुंबई में ये हो रहा है, मुंबई में वो हो रहा है, फाइन, बिकॉज नाउ वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, कंप्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। क्यों पढ़ाया था मैंने? इसलिए पढ़ाया था, फाइन, ये समझने के लिए कि कैसे इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान इज नॉट ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लाइज विद इन द इंडिया। इंडियंस अपने कुछ चीजें अच्छी कर ले तो पाकिस्तान कभी अटैक नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान इज ए नॉट ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, उनको कुछ नहीं आता। दे आर हैविंग ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी, जो हमने पढ़ लिया। ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी क्या होती है? क्या क्या? नहीं हो रहा था, फाइन। सो सॉल्यूशन लग रहा है कुछ? सॉल्यूशन वही है, आपके पूरे वर्ल्ड के स्टेक होल्डिंग को बढ़ाना पड़ेगा, प्लस आपको चाइना के साथ रिलेशन अच्छे कर लीजिए। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि हो सकता है इसका सॉल्यूशन, राइट? चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कश्मीर डिस्प्यूट एंड वी विल कीप ऑन स्टडिंग दिस सॉल्यूशंस पर्टेनिंग टू द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। टाइम टू टाइम देखते रहेंगे व्हाट आर द सॉल्यूशन, बट लार्जली यही सॉल्यूशन है कि कहीं ना कहीं हमें स्टेक होल्डिंग वर्ल्ड की बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारे प्रोटेक्शन हो जाएगा, फाइन। सो फैजान आप बोल रहे हैं सर आपकी इंग्लिश पता नहीं आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना, तो मैं उसको हिंदी में बोल दूंगा। सो लेट अस ट्राई टू सी कश्मीर इशू, फाइन। सो कश्मीर इशूज क्या क्या है, एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड, देन आई विल कम टू जो ऑनलाइन है वो भी बताइए, बोले कश्मीर में क्या क्या इशूज हैं। टेररिस्ट का इशू है, चलिए। सो पहला इशू आपने क्या दिया, दैट इज द टेररिस्ट एक्टिविटीज। वही बात है, टेररिज्म है वहां पे, इंसर्जेंसी या टेररिज्म है, फाइन। दैट इज बॉर्डर डिस्प्यूट, फाइन, दैट इज द बॉर्डर। और कोई इशू? वो तो कहीं पे भी नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रिलीजन में यूनिटी नहीं होती, बिकॉज दे आर कंपिटिटर्स। क्रिश्चियनिटी इज कंपिटिटिंग विद द इस्लाम, इस्लामिक कंपिटिंग विद द हिंदुइज्म, इट विल कीप ऑन गोइंग, सब जगह होता है। लार्जर पिक्चर बोल रहा हूँ मैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि बहुत बड़े बड़े लोग, जो आम जनता होती है इसमें कंपटीशन होता ही है, फाइन। और कोई इशू नहीं है? एक बहुत बड़ा इशू है जो हमने बोला है वो आप लोग भूल गए, द इशू ऑफ आइडेंटिटी, फाइन। These are non-issues. What is most important issue vis-a-vis Kashmir is identity का issue. क्या है? So what is this identity का issue? Now अब तो बता सकते हैं, फाइन। आइडेंटिटी का issue यही है कि उनको लगता है कि कश्मीर इज ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी विद द पाकिस्तान, फाइन। चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द कश्मीर, फाइन। सो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं लिखता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं पढ़ाता, वो है आइडेंटिटी की इशू, पहचान की इशू। बिकॉज टू नेशन थ्योरी, ट्राई टू रिकॉल, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं तो उनको लगता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता, हालांकि कश्मीरियों को ऐसा नहीं लगता। कश्मीरी मुस्लिम क्वाइट डिफरेंट, दे टॉक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द कश्मीर एंड उनको पसंद नहीं है कि उनको किसी के साथ टैग किया जाए, बिकॉज द इस्लाम ऑफ कश्मीर इज डिफरेंट, इज मोर अबाउट द सूफिज्म इस्लाम, फाइन। इनकी आइडेंटिटी भी बहुत डिफरेंट है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है, आई विल नॉट गो टू द हिस्ट्री एंड ऑल, सूफिज्म और पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जान लीजिए कश्मीर का जो मुस्लिम का कल्चर है, मुस्लिम का वहाँ के कल्चर, इट इज वेरी डिफरेंट, फाइन। सो ये तो हो गया आइडेंटिटी का। दूसरा है दैट इज वाटर शेयर मैकेनिज्म। सो कश्मीर इज जनरली रिच इनटू द नेचुरल रिसोर्सेज, फाइन। वहाँ पे काफ़ी ग्लेशियर्स हैं, काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, एप्पल होता है एंड सैफरन होता है, दीज आर द फैक्टर्स। प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज फ्रेश वाटर रिसोर्स है हमारा, दैट्स वाई दैट इज द इशू ऑफ द कश्मीर, फाइन। चलिए, उसके बाद क्या इशू है, दैट इज द स्ट्रेटेजिक इशू। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इशू विद द कश्मीर? लोकेशन, फाइन। इट इज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया और गेटवे ऑफ दिल्ली पुराने टाइम में कहते थे, बिकॉज खैबर पास जो उनके आसपास ही, वहीं से इंडिया के ऊपर सारे अटैक हुए हैं।
So it's a strategic location vis-a-vis Pakistan plus China is very important. Fine. But ये एक bilateral issue नहीं है. You might be knowing. हम लोग कहते हैं हमेशा कि द इशू बिटवीन द कश्मीर एंड पाकिस्तान जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के वजह से बायलैटरल इशू है, बट यहाँ पे बायलैटरल इशू नहीं है. वी हैव सीन द ग्रेट गेम ऑफ द अफगानिस्तान. द सिमिलर टाइप ऑफ द ग्रेट गेम इज गोइंग ऑन टू द कश्मीर एज वेल. फर्क इतना ही है कि इंडियन आर्मी वो ग्रेट गेम को होने नहीं दे रही है. जो कश्मीर और इंडिया के बीच में कोई एक वॉल है, या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई वॉल है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज इंडियन आर्मी. यू रिमूव द इंडियन आर्मी, यू विल सी द consequences sooner or later. So only because of the Indian army, these players, that is China, Russia, USA, Saudi, Turkey, Taliban, non-state actors like ISIS are not able to play their game in this territory. Fine? Fine? So क्या क्या इंटरेस्ट होता है चाइना की, क्या हो सकता है इन द कश्मीर? कनेक्टिविटी प्लस सियाचिन, दे क्लेम की देयर पार्ट है. वी विल डिस्कस दिस सियाचिन का इशू. फाइन, चलिए. यस, वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म वी विल डिस्कस. फैजान, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कि क्या इंडिया और उनके बीच का इशू है. फाइन. रशिया के क्या इंटरेस्ट है? बस. सो हमने देखा ताशकंद जो हुआ था, इससे रशिया वाले काफी यूएसए वाले काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि यूएसएसआर में हो गया था, यूएसएसआर को अपर हैंड मिल गया था. वो सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड रीजन था पूरे वर्ल्ड का. फाइन. सो वहां पे गेम गया. सऊदी, सो मैंने कहा पाकिस्तान का जो कश्मीर का जो रिलीजन है दैट इज वेरी डिफरेंट. वो रिलीजन ऑफ लेट इज लेड बाय वहाइज्म, वहाबी. सो बेसिकली सऊदी अब तो नहीं करती उतना, लेकिन पहले काफी बदमाशियां करती थी. उसका काम था कि ये रिलीजन वहाइज्म को, जो एक सेक्ट ऑफ द इस्लाम है, उसको फैलाना पूरे वर्ल्ड में. उसके कारण सऊदी काफी इंटरेस्टेड था कश्मीर को लेके, और वो चाहता था कि कश्मीर में वहाबी रिलीजन का काफी स्प्रेड हो जाए. यू विल अमेज्ड टू नो कि 1990 से पहले कश्मीर में सिनेमा हॉल्स थे. कश्मीर में म्यूजिक बजाना वाज अलाउड. बट 1991 के बाद वहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप का काफी बोलबाला हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल बैकिंग सऊदी का था, जो वहाइज्म को फॉलो करती थी, जहां पे सिनेमा को देखना या म्यूजिक बजाना को हराम माना जाता है. इट इज कंसिडर्ड कि इट इज अगेंस्ट देयर रिलीजन, और इसलिए वहां पे सिनेमा हॉल्स खत्म, म्यूजिक कंसर्ट्स खत्म एंड ऑल. फाइन. बट ऑफ लेट वी हैव सीन द चेंज कश्मीर इज फेसिंग. जनरल पब्लिक को बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, बट दे बिकम द विक्टिम ऑफ ऑल दिस ग्रेट गेम्स. फाइन. तो सऊदी का इंटरेस्ट इसलिए है वहां पे. अब हो रहा है ना, अब हो रहा है. वो आपने देखा होगा, दैट इज अगेन नॉट इनटू द सऊदी में तो वहां पे आपको वो कपड़े नहीं पहनने देते, पूरे बुर्का के बिना नहीं जा सकते. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेली डांस दैट यू आर सेइंग. वो कुछ सेक्शन में अभी भी है. फाइन. अब जाके सऊदी काफी अपने आप को लिबरेट कर लिया अंडर द MBS, दैट इज वेरी फ्रेंडली विद द इंडिया एज वेल. मोहम्मद बिन सलमान इज वेरी फ्रेंडली विद द इंडिया. फाइन. जो बेली डांस देखते हैं ना, दैट अगेन इज प्रोहिबिटेड, बट वो प्राइवेट लाइफ में बहुत लोग होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. अगेन यू विल टू अंडरस्टैंड कि उनके प्राइवेट लाइफ में क्या होता है, पर्सनल लाइफ में आपको, अब सऊदी में जाइए तो आप यदि एक लड़की हैं, वुमेन है, तो आपको किसी के साथ रहना होगा, तभी आप जा सकते हैं. यू कांट ट्रेवल अलोन. इधर आपके भाई के साथ या आपके पति के साथ या आपके पिता के साथ आपको रहना पड़ेगा. तो बेली डांस तो बहुत दूर होगी. फाइन. सो अगेन कहीं कहीं पे लिबरेटेड है, कहीं पे लिबरेटेड नहीं. पहले का टाइम का सऊदी यूज्ड टू बी वेरी ऑर्थोडॉक्स, बट अब वो लिबरेट करना शुरू कर दिया है. तो अब ऑर्थोडॉक्सी कहाँ गई है? तालिबान में आ गई है. तालिबान जब अफगानिस्तान में नहीं आई थी तो वहाँ की वुमेन्स वेर एंजॉइंग क्वाइट ए कंफर्टेबल पोजीशन, बट तालिबान आई तो फिर से वही सारी हो गई. उन्होंने सिनेमा हॉल्स को जला दिया, उन्होंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को जला दिया, उन्होंने लड़कियों को अकेले जाना मना कर दिया. लड़के बियर्ड के बिना नहीं रह सकते, करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी. फाइन. चलिए, तालिबान का तो इशू पता ही चल गया, बिकॉज देयर अगेन कि ये इस्लाम का एक होना चाहिए. टर्की, अगेन देयर इज आइडियोलॉजिकल वॉर. सो टर्की का भी इंटरेस्ट काफ़ी है. टर्की बार बार रियोट्रिक होती है कश्मीर के ऊपर, बहुत होती है, बिकॉज दे आर फ्रेंडली रिलेशन विद द पाकिस्तान. पाकिस्तान के दोस्त हैं तो पाकिस्तान की भाषा ही बोलेंगे, दैट्स व्हाई. ठीक है ना. और नॉन स्टेट एक्टर्स वी हैव सीन, जैसे मोहम्मद एंड हरकतुल जहाद और वी हैव ऑल दिस थिंग्स. फाइन. बट ये मैंने एक डॉट छोड़ रखा है 8वें नंबर का. व्हाट इज दिस डॉट? कैन समवन गेस? जानबूझ के छोड़ा है.
इराक, जिसके घर में घर खुद के शीशे के हों, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। इराक तो खुद परेशान है। नहीं गेस कर पाएंगे आप, नहीं गेस कर पाएंगे। यस, somehow it is the people of Kashmir who are one of the greatest stakeholder of all this issue, and we will keep on discussing कि कैसे उनकी स्टेक होल्डिंग्स हैं, कैसे उनकी चीजें डिफरेंट भी हैं। फाइन, चलिए चलिए अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं अबाउट द कश्मीर एंड व्हाट आर द थिंग्स ओवर देयर। फाइन, चलिए बैकग्राउंड पता है क्या कश्मीर वाला, क्या क्या है? जस्ट क्विक रिकैप, क्या हुआ था? पहले कश्मीर वाज इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट 560 या 52 थे, उसका पार्ट हुआ करता था। फाइन, ऐसे स्टेट इंडिया में 3 टाइप के स्टेट थे ब्रिटिशर्स के टाइम में। फाइन, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड देता हूँ बिकॉज इट विल मेक थिंग्स क्लियर टू यू। एक तो थे जो ब्रिटिश डायरेक्ट अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते थे, उनको वो क्या बोलते थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस। दूसरा था स्टेट्स, नॉर्मल स्टेट्स। फाइन, नॉर्मल स्टेट्स थे जिसमें यूपी एंड एमपी वगैरह आता था। तीसरा यूज्ड टू बी द प्रिंसली स्टेट्स। फाइन, ये प्रोविंसेस थे, तो ये बेसिकली यूटीज थे उस टाइम के, दैट इज यूनियन टेरिटरीज। बाकी के स्टेट्स थे जैसे यूपी, एमपीज एंड सेंट्रल, उस टाइम का क्लासिफिकेशन था। और तीसरा था दैट इज प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिशर्स गए वो इन दोनों के ऊपर तो डिसाइड करके गए कि कौन कहाँ पार्ट होगा, उसमें से लार्जली डिवाइड हो गया। फाइन, डिपेंडिंग अपॉन द एक्स वाई रीजन। बट ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। क्यों थे? क्योंकि उसने हमेशा से हेल्प करी है। यू ट्राई टू कॉल सिंधिया, यू ट्राई टू कॉल एनी प्रिंसली स्टेट, दे हैव ऑल हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने उनको एक एमनिटी दे दी, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। फाइन, बट इंडिया को ये मंजूर नहीं था क्योंकि इससे इंडिया रहती ही नहीं। तो फाइनली जाके इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट होता है। अकॉर्डिंगली कश्मीर भी एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे राजा का शासन था, बट वहाँ पे डेमोग्राफी बहुत डिफरेंट थी। वहाँ का जो राजा था, द किंग यूज्ड टू बी द हिंदू, दैट इज हरि सिंह, एंड द लार्ज सब्जेक्ट यूज्ड टू बी द मुस्लिम। फाइन, और ज्यादा का ज्यादा पंगा यहीं पे हो गया। अब क्या होता है, कश्मीर चूंकि मुस्लिम पॉपुलेटेड था, तो पाकिस्तान का एक ड्रीम था, मैंने कहा 2 नेशन थ्योरी, मुस्लिम शुड बी उनके साथ, इसी के अकॉर्डिंगली पूरा डिवीजन भी हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, कबीलाई के भेष में पाकिस्तानी नॉन रेगुलर्स एंड रेगुलर्स को अटैक करवा दिया, जिसमें से अब शाहिद अफरीदी के नाना भी शामिल थे कहा जाता है, और बहुत कत्लो-गारत हुई। फाइन, और जब अटैक होता है तो जो हरि सिंह था, ही वॉज इन परप्लेक्स स्टेट ऑफ द माइंड, ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि उनको पाकिस्तान के साथ जाना है कि इंडिया के साथ। वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट रहें, वो यही चाहते थे। कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि वो सबड्यूड हो जाए, कोई भी राजा चाहेगा कि उसका अधिकार चले जाएं। वो भी यही चाहता था, लेकिन उनकी मजबूरी ये बनी कि उनको इंडिया के साथ साइन करना पड़ा, इंडिया के शरण में आना पड़ा। सिचुएशन ये थी कि शुरू में नेहरू ने मैसेंजर भेजा था, इवन नेहरू वॉज वांटेड टू मीट विथ हुम, हरि सिंह, बट हरि सिंह से जिस दिन मिलने वाले थे, हरि सिंह ने कहा मेरे पेट में दर्द है, और वो नहीं मिले नेहरू से। और हरि सिंह के पेट के दर्द के कारण पूरे के पूरे इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को अभी तक सरदर्दी हो रही है। फाइन, उस दिन वो उन्हें पेट दर्द का बहाना नहीं मिलाया होता और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन उसी टाइम साइन कर दिया होता, तो कश्मीर का जो एक लार्ज हिस्सा था वो भी इंडिया का ही होता अभी। प्लस इतनी कत्लो गारत भी नहीं होती क्योंकि डिस्प्यूट का ही कोई मैटर नहीं था, छोटे मोटे डिस्प्यूट वी कैन सॉल्व, बट कश्मीर इज द बिगेस्ट इशू बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सॉल्व हो गया तो ऑल दीज इशूज छोटे मोटे वी कैन सॉल्व इजिली, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा इशूज नहीं है, बट अगेन इट्स वेरी कम्प्लेक्स, इट इज़ वैक्स्ड इशू, दैट्स वाई वी आर फेसिंग सच टाइप ऑफ द इशू। और इसलिए कहा जाता है कि उस दिन उनके पेट में दर्द नहीं होता तो इंडिया के सर में आज तक दर्द नहीं होता। अगेन इट इज नॉट ओनली ब्लेम टू द हरि सिंह, बट कहीं ना कहीं नेहरूज की पॉलिसी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। लेट अस ट्राई टू सी क्या हुआ था। फाइन, अभी क्या होता है कि अटैक कर देते हैं इन डिस्गाइज पाकिस्तानी आर्मी के फोर्सेस, और अल्टीमेटली हरि सिंह को आना पड़ता है इंडिया के पास। वो नहीं आना चाहते थे, उन्होंने जनरली कहा कि हम लोग आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे नेहरू ने एक पासा खेला, कहा कि हम आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप हमारे इंडिया के पार्ट होंगे। So he persuaded him to sign instrument of the accession. Fine. So समझौते का एक मसौदा उन्होंने साइन करवाया, जिसके अकॉर्डिंग कश्मीर का 3 चीज, दैट इज व्हाट, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड आई गेस फाइनेंसेस,
will be the part of the India. Fine. ये तीनों होगा पार्ट, और कहा कि वी विल गिव यू रेस्ट ऑफ द पावर्स, कोई दिक्कत नहीं है हमें. डिफेंस वाले में यदि डिफेंस साइन होगा तभी तो हम लोग उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे. सो हरि सिंह ने मजबूरी में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ असेशन साइन कर दिया. कब? 1948 के आसपास. और अकॉर्डिंगली इंडिया ने फिर अटैक वटैक किया और सब कुछ ठीक ठाक करवा लिया. फाइन. 1947 में लास्ट में अगस्त सितंबर में हुआ था, अक्टूबर में हो गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ द असेशन. फाइन. सो उसके बाद क्या होता है, कश्मीर का इंडिया में विलय हो जाता है. इंडिया कश्मीर was merged with the India, but a special status was given to it that was mentioned into the article 371, जिसका एब्रोगेशन अभी हुआ है. स्पेशल स्टेटस में यही था कि अभी ये जो प्रोविजन है दैट इज ओनली फॉर द टेम्पररी टाइम, एंड जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो आपको हम फिर से सब कुछ आपको फ्री कर देंगे. फाइन. दैट वाज लार्जली अगेन द मैटर ऑफ द पॉलिटी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिलिबरेटिंग ऑन द आर्टिकल 371 एंड ऑल. बट इतना जान लिए ये हो गया था. 371 70 है, हाँ सॉरी 371 तो वो है अपना नागालैंड एंड ऑल वाला. फाइन. 370. फाइन. चलिए और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिफेंस कम्युनिकेशन एक्सटर्नल अफेयर्स वाज मेड पार्ट ऑफ द इंडिया, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन होता और बन जाती ये क्या, एक इंटीग्रल स्टेट ऑफ द इंडिया. फाइन. चलिए. सो इंडिया में लड़ाई तो हो ही रही थी. लड़ाई जब खत्म होती है तो नेहरू चले जाते हैं यूनाइटेड नेशंस. बिकॉज क्या हुआ था, नेहरू जी को ये लगा था कि यूनाइटेड नेशन नया ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है. फाइन. और इशू बहुत बड़ा है, हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में काफ़ी थे नेहरू जी. और वो चले गए कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस. नया नया भी बना था, करके देखते हैं ट्राई करके क्या होता है. और वहाँ पे उन्होंने कहा दिया कि ये इशूज़ हैं और ये हम रिजॉल्व करना चाहते हैं. वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी. कैसे थी, विल डिस्कस. फाइन. चलिए. और फाइनली कराची एग्रीमेंट जो हमने पढ़ा, फाइन, वो हो गया था. चलिए. यूएन जब गए तो एक यूएन रेजोल्यूशन पास होता है. यूएन रेजोल्यूशन क्या कहती है, called on both India and Pakistan to withdraw troops from Jammu and Kashmir and a plebiscite to be held once the first condition is achieved. Fine. So United Nations जब नेहरू जी गए कश्मीर को लेके तो उन्होंने दो कंडीशन रखे कि सीज फायर हो गया है तो दो कंडीशन हो गए. पहला कि स्टेटस को एंटी, ये क्या होता है, अपने पुराने वाले पोजीशन पे लौटने को बोलते हैं स्टेटस को एंटे. फाइन. जैसे कॉम्प्लेक्स ग्रीक गेस थोड़ा सा यूज होता है डिप्लोमेसी एंड ऑल में. फाइन. पहला कंडीशन ये था. दूसरा कंडीशन था, ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो एक प्लेबिसाइट होगा. ये स्पेलिंग होती है ना. प्लेबिसाइट में ये होता है कि सब लोग मिलके डिसाइड करते, ठीक है ना, यस और नो का वोट होता. फाइन. आपको इंडिया में रहना है कि नहीं रहना, ये दो ऑप्शन देते. यस और नो में जिसकी मेजोरिटी आती वो डिसीजन ले लिया जाता. दैट वर द टू कंडीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन के थे. फाइन. लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया, रीजन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ये नहीं होने दिया, दैट स्टेटस को एंटी नहीं होने दिया. बिकॉज कश्मीर पूरा का पूरा इंडिया का पार्ट था, बट उसके बाद 1947 के अटैक के बाद कश्मीर का 35% जो ज्योग्राफिकल एरिया था वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था जिस दिन ये सीज फायर एग्रीमेंट डील हुआ था. और रेस्ट ऑफ द पार्ट कितना हो गया, इतना इंडिया के पास था. और कुछ अक्साई चीन है जो बाद में दे दिया गया उनको, पाकिस्तान ने दे दिया. वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दैट. ठीक है. बट इतना देख लिए 35% 45% का इस टाइम रेशियो था. कुछ एरियाज जो अभी डिसाइडेड नहीं होंगे, हम देखेंगे बाद में क्या उसके पीछे रीजन है. अगेन इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कोटिंग. बट ये सिचुएशन हो गया था. पाकिस्तान ने पहला सिचुएशन कंप्लीट नहीं किया तो इंडिया सेकंड सिचुएशन कंप्लीट होने देगी. सो फर्स्ट सिचुएशन वाज द स्टेटस को एंटे. पहला सिचुएशन आपने कंप्लीट नहीं दिया तो इंडिया नेवर हेल्ड दिस प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट नहीं होगा तो सिचुएशन अभी भी वैसा रहेगा. फाइन. तो ये तो कंडीशन होगी यूनाइटेड नेशन की तब की. अब पाकिस्तान का रेयोट्रिक चेंज हो गया है. पाकिस्तान कर रही है पहले आप प्लेबिसाइट कराइए फिर हम लोग अपने आर्मी को पीछे लाएंगे. फाइन. जो पहले इंडिया का पोजीशन था कि वी विल डू प्लेबिसाइट, अब वो पाकिस्तान का पोजीशन हो गया है बिकॉज अब वो उनके लिए फेवरेबल है. और इंडिया क्यों मना कर रही है, इंडिया का ये कहना है कि जब आपने अटैक किया था कश्मीर के ऊपर तो सिचुएशन कुछ और था, बट आपने अभी क्या किया है, कश्मीर में अपने लोगों को भर दिया है, डेमोग्राफी चेंज हो गई कश्मीर की,
तो अब यदि प्लेबिसाइट पूरी कश्मीर में होती है तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो कश्मीर ऑटोमेटिकली उनके साथ ही चला जाएगा, इसलिए इंडिया प्लेबिसाइट के लिए मना करती है। क्लियर है? इंडिया का पोजीशन क्लियर है? चलिए फाइन। सो पढ़ते हैं आप। तो यूएन रेजोल्यूशन कॉल ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड ए प्लेबिसाइट टू बी हेल्ड वंस द फर्स्ट कंडीशन इज अचीव्ड। अब क्लियर है ये वाला वर्ड? चलिए। Second was the Pakistan refused to comply with the resolution and continues to hold on the 1/3 of its territory of the state illegally, जो मैंने कहा था 35% and rest of the part of it. Fine. The Jammu and Kashmir Constituent Assembly ratified the instrument of accession in 1956. जो साइन हुआ था वहां पे वो हमने 1956 में रेटिफाई भी कर दिया। There are two conditions. पहला तो आप कोई चीजें जैसे पेरिस डील, पेरिस क्लाइमेट चेंज का एक रिजोल्यूशन हुआ था, जो इंडिया ने क्या किया, पहला किया एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करना इज समथिंग कि आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहे हैं। दूसरा होता है आपने इसको रेटिफाई कर दिया, मींस आपने ऑफिशियली इसके ऊपर साइन भी कर दिया। फाइन। सो पेरिस क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूएसए ने एक्सेप्ट तो कर लिया था बट रेटिफाई नहीं किया था, तभी तो ट्रंप ने उसको बैक ऑफ कर दिया। फाइन। इंडिया ने बहुत सारे ऐसे रेटिफाई करे हैं जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। सो जो उस टाइम का इंटरनेशनल सेशन हुआ था दैट वाज साइन बट एक्सेप्टेड, रेटिफाई किसने किया? जम्मू कश्मीर की असेंबली में 1956 में जाके किया था। फाइन। चलिए। सो दीज आर द different conditions of the United Nations resolution. If you are willing to read you can read, otherwise we will leave it. Fine. पढ़ना है? PDF है, we will give you. Fine. चलिए। फाइनली 1956 में ये सब हो गया था और 1989 के टाइम में इंसर्जेंसी काफ़ी राइज होती है, कश्मीरियों का एक्सोडस होता है, कश्मीरी पंडिट्स का, और फाइनली ये होता है दैट आर्टिकल 370 फाइन 370 एब्रोगेशन होता है। उसके बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म होता है, दैट इज द प्रेजेंट टाइम। दैट इज अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर दैट आई वाज सपोज टू डिस्कस। फाइन। अभी तक क्लियर है? 370 का क्लियर है ना? नहीं क्लियर तो यू कैन सी द वेरियस निटी-ग्रिटी ऑफ द आर्टिकल 370 दैट एक्चुअली बाइफर्केटेड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। यही है ना? पहला यूनियन टेरिटरी में जम्मू और कश्मीर है, दूसरे में लद्दाख है, और लद्दाख वाले में असेंबली नहीं होगा और अपने उधर वाले में असेंबली भी होगा। जैसे दिल्ली का कंडीशन है, कह सकते हैं। दिल्ली का तो नहीं, जैसे कह सकते हैं पौंडीचेरी का है बेसिकली। फाइन। सो ये आर्टिकल 370 का, और जो एक टेम्पररी प्रोविजन था उसको भी हमने हटा दिया और उसको अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हटा दिया, बट कहा हमने कि कुछ टाइम के लिए है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था, और कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से यदि अच्छी कंडीशन हुई तो जम्मू कश्मीर को फिर से एक स्टेटहुड का हिस्सा बना देंगे। फाइन। चलिए, दैट इज द ऑल अबाउट द कश्मीर का इशू एंड कश्मीर का हिस्ट्री। नाउ लेट अस ट्राई टू सी द वेरियस इश्यूज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर दैट हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पहला क्या है? आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल में क्या है? एग्जैक्टली। दूसरा क्या है? दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंडिया के भी है, पाकिस्तान के भी क्या है? सो मैंने क्या कहा पहले कि पाकिस्तान में आपके पास 2 प्लेयर हैं, दैट इज द आर्मी एंड दैट इज द डेमोक्रेट्स। फाइन। सो इन वहां जो ज्यादा वेटेज है वो आर्मी को है। फाइन। डेमोक्रेसी वहां पे बहुत ही शैम टाइप की है, फर्जी टाइप की है। सो आर्मी को जो यूनाइट करके रखती है, ओनली इट इज द कश्मीर इशू that work as a glue that keeps army united, और आर्मी यूनाइटेड रहेगी तो पाकिस्तान यूनाइटेड रहेगी। कश्मीर उनके लिए ऐसा फ्यूल है जिसके कारण उनका घर चलता है, उनका पेट चलता है। यदि कश्मीर का इशू डिसॉल्व हो जाएगा तो उनका पेट पे लात मर जाएगी। फाइन। और एज ए नेशन पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज जहां पे भी होता है वो कश्मीर का इशू लेकर रोना लगते हैं। रोने के लिए उनको कुछ चाहिए होगा। उनका बाबू सोना कौन है? कश्मीर है। कश्मीर ही चला गया तो सब बाबू सोना खत्म हो जाएगा, रोने धोने का फुर्सत ही नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई कश्मीर इज ए ग्लू दैट कीप्स पाकिस्तान यूनाइटेड।
ऑल्सो इज ए रीजन डेट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान, जो हमने डिस्कस किया, फाइन। सो एक रीजन जो है, एक सॉलिड रीजन है, वो कश्मीरी है। आर्मी का काम क्या था? लड़ना। जब तक टेंशन ही नहीं हो तो लड़ेंगे किस लिए आर्मी? इसलिए आर्मी का घर नहीं चलेगा वहां पे। इंडिया और कश्मीर का इशू है ना, दैट इज बिगेस्ट इशू बिटवीन द पाकिस्तान एंड, है, वी विल डिस्कस। देयर इज सियाचिन के ऊपर, देयर इज सर्क्रिक डिस्प्यूट है, अक्साई चीन के ऊपर है हमारा, प्लस और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कश्मीर उनके लिए आइडियोलॉजिकल इशू है, इमोशनल इशू है, एंड अदरवाइज भी इशू है। कहते हैं ना, कई बार आप बहुत सारी चीज़ों से फिक्सेट हो जाते हैं। आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग होंगे जिसको आप भूल नहीं सकते, होता है, या फिर कुछ ऐसे जगह से तो आपके कुछ इमोशनल अटैचमेंट होता है जिसको आप भूल नहीं सकते, घर वालों को आप भूल नहीं सकते, बहुत बार होता है ऐसे, फाइन, इनर्शिया हो जाता है। तो कश्मीर के साथ पाकिस्तान का इनर्शिया है, वो इनर्शिया उनको जाने नहीं देता कहीं, और दिस विल एक्चुअली इम्प्लोड, और कश्मीर के कारण वो उनके देश का भी कहीं ना कहीं डिवाइजन होगा, कहीं ना कहीं होगा। वो देखिए, इट्स गरीब कंट्री, उनका सारा का सारा खर्चा कहाँ जा रहा है? कश्मीर के प्रोटेक्शन के ऊपर जा रहा है, फाइन, डिफेंस में जा रहा है। उनका ये कहना है कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, इट्स द ऑफिशियल स्टेटमेंट। सो द कंट्री विच डोंट हैव फूड टू फीड, दे आर willing to do all these things. So हम कह सकते हैं कि क्या इश्यूज है, बिकॉज इट कीप्स देम गोइंग, इट इज अ ग्लू, गम है ये, ठीक है ना, गम इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं, हिंदी वाला भी गम है उनका, ठीक है ना। तीसरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड, बिकॉज इट गिव एन एक्सेस टू इंडिया, डायरेक्ट एक्सेस, रिसोर्सेज, इट इज अ रिसोर्स रेस प्लेस, रिसोर्सेज का हमें काफी फायदा भी मिलने वाला। सो व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द कश्मीर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइन। सो इसके बाद कश्मीर का खत्म करके आ जाएंगे हम, फाइन। पहला फॉर्मूला है दैट इज द पंडित नेहरू का, फाइन, किसके द्वारा है? थ्रू यूएन रिजोल्यूशन, बिकॉज पंडित नेहरू वेंट टू द होम, यूनाइटेड नेशंस, पहले उछल के चले गए थे, और बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने, बिकॉज इट मेड दिस थिंग इंटरनेशनलाइज, द इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंटरनेशनलाइज, और इसका नुकसान इंडिया को अभी भी हो रहा है। यूएन में नहीं गए होते तो हम सल्टा लेते, यूनाइटेड नेशन में जाने से क्या हो जाता है, यूनाइटेड नेशन ने भी डिसीजन नहीं लिया वहां पे, बिकॉज देखिए रीजन क्या था, यूनाइटेड नेशंस में 5 जो पावरफुल नेशंस थे, उनके खुद की कुछ इंटरेस्ट थे कश्मीर में, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के कारण कभी कश्मीर के इस चीज को डिसॉल्व ही नहीं होने दिया, और वो चाहते थे कि हमारी बढ़ जाए, उसकी बढ़ जाए, रशिया चाहती थी उसका हो जाए, कश्मीर क्या कहते हैं, चाइना चाहती उसका हो जाए, और यूएसए चाहती थी उनकी वाहवाही हो, इसके कारण कश्मीर कभी डिसॉल्व नहीं हो पाया। प्लस India was generally considered closer to Russia and opposite to the USA, और USA का उस टाइम काफी बोलबाला था, फाइन, दैट्स व्हाई ये रिजॉल्व में आया, फाइन। दूसरा है थ्रू प्लेबिसाइट, दैट सिंपली मींस डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरेट ऑन एन इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन सच एज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बता दिया प्लेबिसाइट क्या होता है, फाइन। नाउ इट इज ए पाकिस्तान फॉर्मूला, जो हमने डिस्कस भी किया। इंडिया डिनाई एज डेमोग्राफी ऑफ पीओके चेंज्ड, हमने डिस्कस किया कि क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे अब कश्मीरी नहीं रहे हैं, ऑल्दो जो इंडियन कश्मीर है, जो हम लोग कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, उसमें हमने रिस्ट्रिक्टेड राइट्स दे सके हैं, आप वहां पे घर नहीं खरीद सकते, आप वहां पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, वहां की आप लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, बट पीओके जो है वहां पे ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सब सारे अभी भी देर आर, देखिए वो हट गया, बट डोमिसाइल का है ना, you need to have domicile, और domicile के conditions दे रखे हैं उन्होंने, you can't do all these things, but again there is a conditions only depending on, ये बहुत ही इमोशनल इश्यूज है कश्मीरियों का, वो कभी नहीं हटेगा, on the papers it was removed but on reality it is not going to, because अब देखिए ना, यदि आपने ये सब दे दिया तो कश्मीर की तो आइडेंटिटी नहीं रहेगी, वहां पे जाके कोई भी जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो कश्मीरी चाहते नहीं है काम, एंड अगेन इट इज अगेन देयर इमोटिव इशूज। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट होगा बट यू कांट ओ, यू कैन हैव होटल इन योर नेम, बट उसका मालिकाना हक आपके पास नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। कश्मीरी नहीं चाहेंगे ना, आप सोचिए, उनको ये लगा ना कि पूरा का पूरा इंडिया जो है उनकी डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है, वो हमेशा ही चाहेंगे, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ऑल्दो इंडिया ऑफिशियली ये कह दिया है यू कैन डू ऑल दिस, बट डोमिसाइल का कंडीशन दे दिया है। अब डोमिसाइल जो सिर्फ कश्मीरियों को मिलता था, अब वहाँ पे कोई सर्टेन पीरियड टाइम तक ले रहा है, उनको भी मिलने लगा है, जो पूरे इंडिया के पार्ट में होता है। यू गो टू एनी पार्ट ऑफ द इंडिया,
आप जाइए हिमाचल जाइए या कहीं पे जाइए, आप वहाँ पे कुछ सर्टेन पीरियड टाइम बिताइए, आपको डोमिसाइल वहाँ का मिलेगा, ये कंडीशन कर दी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप वहाँ जाके प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, उसके कुछ सर्टेन कंडीशंस भी हैं। उत्तराखंड में नहीं है ये, तो उत्तराखंड में लोग जाके खूब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके कारण उत्तराखंड में काफ़ी अभी गुस्सा है उत्तराखंडियों में। सो मनोज वाजपेयी भी गए थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो उसके कारण क्या हुआ, एक बड़ा इशू बन गया उत्तराखंड में कि जैसे हिमाचल में है डोमेस्टिक राइट्स दे रखे हैं उनको, हमें क्यों नहीं दे रखा है। सो ये सब चीज़ें रहेंगी और ये होना भी चाहिए, व्हाट आई फील पर्सनली, फाइन। अदरवाइज उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। दिल्ली और उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, यहाँ वाला रश वहाँ पे भी होगा यदि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया तो। फाइन, फाइनली क्या होता है कि प्लेबिसाइट इंडिया मना कर रही है क्योंकि वहाँ पे उनकी डेमोग्राफी चेंज होगी, वहाँ पे कराची के लोग आके रह गए हैं, लाहौर के लोग आके रहने वाले हैं सबसे ज़्यादा, तो पाकिस्तान के आर्मी के जितने लोग हैं उन्होंने कश्मीर में बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और इसके कारण क्या कि पूरी की कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज होगी। डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी तो अब प्लेबिसाइट होगा तो वो हमेशा फेवर किसको करेंगे, पाकिस्तान को करेंगे, और इंडिया इसको डिलाई करती है। जो पहले नेहरू जी का फॉर्मूला था, अब किसका फॉर्मूला हो गया, पाकिस्तानियों का फॉर्मूला हो गया। रीजन क्या है, डेमोग्राफी में चेंज। फाइन, तो ये सॉल्यूशन तो नहीं होने वाला। फाइन, यूएन को इंडिया आने नहीं देगी, बिकॉज व्हाट इंडिया कॉल कश्मीर इज ए बायलैटरल इशू। और सर जब तक ये इशू क्लियर नहीं होगा तो यूएन का पार्ट परमानेंट मेंबर तो इंडिया बन ही नहीं पाएगा फिर किसी भी तरह। और मुझे तो लगता है अगर वो भी जाएगा तो भी पाकिस्तान मतलब वो आर्मी को समझ कर इंडिया पहली बात कोई बन भी नहीं पाएगा, वी विल सी यूनाइटेड नेशंस में। फाइन, क्योंकि इंडिया को कोई बनने ही नहीं देगा, प्लस यदि हुआ तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस भी आपको रिजॉल्व, हाँ वैसे भी नहीं करेगा। फाइन, दूसरा है दैट इज मुशर्रफ मनमोहन फॉर्मूला, दैट वी ऑल नो, हमने देखा था। मुशर्रफ मनमोहन का कहना था मेक कश्मीर ए सॉफ्ट बॉर्डर सो दैट देयर इज ए लार्जर ट्रेड, ठीक है ना, आर्मी जो अपनी जगह से है वो हट जाए, और यदि सिचुएशंस इंप्रूव हो जाती हैं तो वी विल फर्दर रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ द आर्मी, एंड इट वाज ए गुड फॉर्मूला ऑन द पेपर्स, बहुत अच्छा था, बट वी हैव सीन कि क्या इशू हुआ था। एंड मनमोहन मुशर्रफ फॉर्मूला ने यह भी कहा कि देयर विल बी ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया, जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है उसका ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मींस पाकिस्तान के भी कुछ लोग इसमें रहेंगे, इंडिया के भी कुछ लोग होंगे, मिलके हम लोग शेयर कर लेंगे उसको। फाइन, एंड सेल्फ गवर्नेंस की बात होती थी, जो पंचायती राइट्स एंड ऑल है, जो सेल्फ गवर्नेंस की बात करती है, वो उन्होंने बात करी थी, और डीमिलिटराइजेशन दैट वी हैव डिस्कस, ये वी हैव डिस्कस द मुशर्रफ मनमोहन फॉर्मूला इन डिटेल। फाइन, सो आई डोंट थिंक कि आपके पास ये कुछ ज्यादा करने के लिए, सॉफ्ट ऑर्डर इट इज क्लियर टू यू। चलिए, अगेन पार्शियली इट वाज इंप्लीमेंटेड एज वेल, आर्मी वाज सेंट अवे फ्रॉम द बॉर्डर्स, ठीक है ना, लेकिन इट डिडंट वर्क बिकॉज 26/11 का अटैक हो जाता है, उसके बाद इंडिया ने अपने स्टांसेस बदल लिए थे। फाइन, चलिए, तो ये फॉर्मूला भी खत्म। फाइन, तीसरा फॉर्मूला था दैट इज द पुट कश्मीर अंडर यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल फॉर द 15 years, आफ्टर दैट लेट द पीपल ऑफ कश्मीर डिसाइड द फेट ऑफ द कश्मीर। उन्होंने कहा कि कश्मीर को ये एक वन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ है कि आप 15 साल के लिए कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस के अंदर रख लीजिए, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। डू यू थिंक इट इज ए गुड फॉर इंडिया? नो। फाइन, बिकॉज आपको पता है कि क्या होने वाला, रिजल्ट यू नो ऑल। फाइन, और यूनाइटेड नेशंस में ऐसा भी नहीं कुछ, दे आर नॉट इम्पार्शियल, दे आर वेरी पार्शियल पीपल, दे एक्चुअली हेट इंडिया। लार्ज कंट्रीज एक्सेप्ट बारिंग फ्रांस और रशिया भी कह दीजिए, दे डोंट लाइक इंडिया। फाइन, जनरली दे डोंट लाइक। फाइन, ब्रिटेन भी एक हद तक। बायलैटरल सॉल्यूशन, सॉरी मल्टीलैटरल सॉल्यूशन, बायलैटरल नहीं मल्टीलैटरल सॉल्यूशन, इंडिया तो मना ही करती है इसका। फाइन, नेक्स्ट इज द आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन दैट वाज गिवन बाय अटल बिहारी वाजपेयी। फाइन, ये कहीं ना कहीं काम किया था। इसका क्या काम था, इन्होंने कहा था कश्मीर में 3 बातें इन्होंने कही थी, इंसानियत, जमहूरियत एंड कश्मीरियत। क्या कही थी? कश्मीरियत, यू कैन कोट ऑल दिस थिंग्स। तो इन्होंने क्या था कि कश्मीर का जो सॉल्यूशन है वो कश्मीर के लोग ही करें। फाइन, उन्होंने कहा था कि लेट अस मेक दिस ए डेमोक्रेटिक सेटअप, लेट अस डू द ह्यूमैनिटी ओवर देयर, एंड लेट अस कश्मीरी डिसाइड कि व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन टू द कश्मीर इशू। फाइन, एंड इट इज कंसीडर्ड कि कहीं ना कहीं ये काम करने वाला था, लेकिन ये काम नहीं कर पाया क्योंकि अगेन हमारे ऊपर अटैक हो गया। फाइन, अटैक हो गया तो फिर हमारे स्टांसेस बदल जाएंगे। अब पाकिस्तानियों का कहना था कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, एक स्टेटमेंट दिया था। तो ही अटल बिहारी वाज नोन एज ए विटी पर्सन, वेरी विटी पर्सन। फाइन, टू द पॉइंट बात करते थे। तो इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। सो व्हाट पाकिस्तानी आर सेइंग कि कश्मीर दे दो,
एंड वो अटल बिहारी का, तुम पाकिस्तान को ही दे दो हमारे पास, तो सोल्यूशन इसी का हो जाएगा. फाइन. सो विद दिस वर्ड आई विल इन टुडेज क्लास, क्योंकि फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा. फाइन. सो कश्मीर का ये सारा इशूज़ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिल गया है कश्मीर का. फाइन. चलिए चलिए. सर वो जो आपने 3 क्वेश्चंस दिए थे, हाँ. मुझे तो सर तीनों सिमिलर ही लगे थे. मतलब एक क्वेश्चन मैंने लिखा, देन उसके बाद मैं सेकंड लिख रही हूँ, उसमें लग रहा है इसमें भी यही सब चीज लिखना चाहिए, देन थर्ड लिखने जा रही हूँ, देन क्या क्वेश्चन था, एक बार डिस्कस कर लीजिए, बताइए. कोई ज़्यादा एजिटेटेड हो गया था क्या? मैसेज रिट्रैक्टेड, गाली वाली दे दी थी क्या किसी ने? मैं देख रहा था कोई कश्मीर में कुछ कोई बोल रहा था. ये हो जाता है जनरली, वी आर इमोशनली चार्ज पीपल. किसी ने कुछ लिखा था पाकिस्तान के बारे में, हैं? होता है. क्या क्वेश्चन था? the long sustained image of India as a leader of the वर्ल्ड. oppressed हाँ. and marginalized nations has disappeared on account of its newfound role in the emerging global order. हाँ. Elaborate. ठीक है. तो क्या उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था? A number of outside power have entrenched themselves in Central Asia, Hmm. which is a zone of interest to India. तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एक जैसा कैसे लग रहा है? सर दोनों में नेबरहुड का बताना है, दोनों में वही है कि सेंट्रल एशिया में कहाँ आपको नेबरहुड का बताना है? सेंट्रल एशिया में भी सर एक्सटेंडेड नेबरहुड है ये, वी कॉल इट एक्सटेंडेड नेबरहुड. इट इज़ नॉट आवर इमीडिएट नेबरहुड. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेम और जो पंचशील पॉलिसीज थी वो इंडिया, उसको इंडिया ने एक एंकर लेके चला, वो इंडिया का बेस है. तो आपको एलोबरेट करना है कि अब चीज़ें कैसे बदल गई हैं. नए वर्ल्ड ऑर्डर में मैंने क्या कहा था, इनर्जेटिक डिप्लोमेसी हो रही है. तो कैसे हम लोगों ने अब चीज़ें बदल दी हैं. जो हम लोग पहले शांति की बात करते थे, न्यूट्रलिटी की बात करते थे, वो बदल के अब हम लोग पोजीशन लेने लगे हैं, क्योंकि ये इंडिया इकोनॉमिकली सुपर पावर हो गया, मिलिट्री भी पे एक सुपर पावर हो रहा है. तो इसलिए हम लोग अपना अप्रोच बदल रहे हैं. इस क्वेश्चन में यार मीन्स इस क्वेश्चन में आपके नेहरू को पॉलिसीज़ को बेसिकली मोदी जी की पॉलिसी से कंपेयर करना है और कहना है कि कैसे 2020 के बाद चीज़ें बदली हैं, चाइना के चीज़ों के बाद. फाइन. अब इंडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. जहाँ पे पहले हम शांति शांति की से बातें करते थे, अब सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं. इसमें ये डिस्कस करना है बेसिकली, लार्जली ये डिस्कस करना है. बाकी यू कैन कोट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. और सेंट्रल एशिया में ये कहना है कि कैसे सेंट्रल एशिया का इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, एंड कैसे सेंट्रल एशिया इज ए प्लेस ऑफ ग्रेट गेम. और आपको वो थ्योरीज जो बताई थी वो मेंशन करना है. और फिर सेंट्रल एशिया में इंडिया के क्या क्या इंटरेस्ट हैं, प्लस इंडिया क्या क्या करे उसको डिस्कस करना. अभी पढ़ा है, 2 थ्योरीज पढ़ी है थ्योरीज तो पढ़ी है, लेकिन फिर country ना, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक होगा. बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया, मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन बस आपको एक आइडिया देगा कि आपने जो पढ़ रखा है आपको आ रहा है कि नहीं, बेस क्लियर है कि नहीं, थ्योरीज क्लियर है नहीं, बस वो चाहिए. इन्फॉर्मेशन तो आप फिल कर देंगे, दैट वी विल डू. फाइन. बट बेस पता है ना सेंट्रल एशिया में क्या स्टेकिंग है इंडिया के, इतना पता है ना, बिकॉज अब 2 थ्योरीज हमने पढ़ी हैं. दैट इज ऑल. बस आपको देखना था कि क्या है. मैंने लिखने के लिए ज़्यादा नहीं बोला था इसमें, आपको बस देखना था कि आपको क्या ये सब पढ़ के आंसर सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. बिकॉज हमने बस अभी 3-6-7 क्लास करी हैं, लेकिन मुझे फील होता है कि आपको बहुत सारा आइडिया हो गया. आप यू नो द बेसिक्स. अब जो एकदम से डिटेलिंग है जो आज हमने किया जैसे कश्मीर में, वो हम लोग करते रहेंगे. बट कश्मीर के बारे में ये आपको क्लियर है कि ये आइडियोलॉजिकल इशू है. बाकी सब चीज़ें हैं बट आइडियोलॉजी की